everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome to our today's video। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स ऑफ क्लास 12। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमारे 4 चैप्टर्स आते हैं। द फर्स्ट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके बाद है एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये चारों जो चैप्टर्स हैं ये इस लेक्चर में ही हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो वी विल स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर जो कि है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, उसके बाद हम मैटर का पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी हैं, यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो अच्छे तरीके से हर एक चीज को सुनना। तो सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक है कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि हमारे पास जो लाइट है यानी कि जो भी हमारे पास रेडिएशन है तो उसका वेव नेचर होता है। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी, हमने देखा रेस के फॉर्म में हम देख रहे हैं, वेव्स के फॉर्म में देख रहे हैं, बट यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये जो लाइट है, ये जो रेडिएशन है, इनका ड्यूअल नेचर है, यानी कि ये पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। ठीक है, तो जो मैक्स प्लैंक है उन्होंने देखा था सबसे पहले कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फिनोमेनाज हैं जो कि हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो ये जो फिनोमेना है ना ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे वेव नेचर से। तो उसके बाद फर्दर और स्टडी हुई और पता चला कि हमारे पास ये जो रेडिएशंस हैं, लाइट है, इनका ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि पार्टिकल नेचर भी ये शो करते हैं। तो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि हमारे पास ये जो रेडिएशंस है ये ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब भी रेडिएशंस जा रहे हैं तो ऑलवेज दे हैव एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है तो ये क्वांटा के फॉर्म में होती है, यानी कि इन्होंने कहा कि हमारे पास ये जो रेडिएशंस हैं, ठीक है, ये फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं एंड दीज आर बेसिकली दी बंडल्स ऑफ एनर्जी। इनके पास क्या है, एनर्जी है। कितनी एनर्जी होती है, सो E इक्वल्स टू एच न्यू, जहां पे H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएशन। ठीक है, और हमें पता है C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, तो इसको हम hc अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप यार ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं आगे। तो हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हैं कि हमारे पास जो लाइट है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, और ये जो हमारे पास पार्टिकल नेचर है, बेसिकली ये जो पार्टिकल्स हम कह रहे हैं ना कि रेडिएशंस में है, ये पार्टिकल्स क्या है, तो इनको हम या तो क्वांटा कह देते हैं या फिर इनको हम फोटॉन्स कह देते हैं। तो इनकी एनर्जी है एच न्यू या फिर हमारे पास hc अपॉन लैम्डा। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू होती है, यूनिट है इसकी जूल इनटू सेकंड। ठीक है, तो जो हमारे पास फोटॉन्स है इनकी एनर्जी क्या होती है वो तो हमने देख लिया। इनकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड इनकी वही होगी जो कि लाइट की है, जो कि रेडिएशन की है, या जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो फोटॉन्स है ना इनका रेस्ट मास होता है 0, यानी कि जब ये रेस्ट पे हैं तो इनका कोई मास हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यानी कि जब ये मूव करेंगे तभी इनका मास हम कंसिडर करते हैं। तो इनके पास क्या होता है, काइनेटिक मास होता है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है अभी हम देखेंगे। देन दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी है ना, क्या होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमने क्या कहा था कि अगर आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड किसी में भी रख दोगे तो इनमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज इनमें नहीं होता है। ठीक है जी, उसके बाद जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो किस पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर किसी लाइट के पास फोटॉन्स का नंबर ज्यादा होगा तो उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, अभी याद रख लो, आगे काम आएगा कि हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो, तो काइनेटिक मास हम कैसे निकालेंगे, हमने कहा E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर भी हमने पढ़ा है, आइंस्टाइन ने हमें ये रिलेशनशिप दिया था। तो एनर्जी तो बेसिकली सेम ही है ना, तो एच न्यू इक्वल्स टू mc स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो m कितना आ गया, एच न्यू अपॉन c स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमें पता है c इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो कुछ चीजें हमारी कैंसिल भी हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, तो ये यहाँ पे कट जाएगा h अपॉन न्यू लैम्डा स्क्वायर। ना अगर आपको न्यू और लैम्डा दोनों ही पता है तब तो ठीक है, बट मोस्ट केसेस में हमें ये वैल्यू नहीं पता होती है, हमें एक ही वैल्यू पता होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्दर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे
न्यू के जगह पे c बाय लैम्डा पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको पुट करेंगे सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा h अपॉन लैम्डा c। समझे हम न्यू और लैम्डा को एक साथ क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मोस्ट केसेस में जब भी कोई न्यूमेरिकल वगैरह आएगा ना तो दोनों अननोन होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, h आपको पता है, c आपको पता है, आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है तो आप इसका यूज कर लो। अगर आपको h पता है, आपको c भी पता है, आपको अगर न्यू कैलकुलेट करना है तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। आई होप ये बेसिक बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो याद रखने हैं। आप खुद मान लो कोई भी अननोन क्वांटिटी है, आपको वो चाहिए है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता है, वहां पे कुछ ना कुछ करो, है ना, और वैल्यूज को चेंज करो और जो भी वैल्यू आपको चाहिए है फॉर्मूला के फॉर्म में आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। आई होप यार ये चीजें क्लियर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर से एक्सप्लेन हो नहीं रहा था, तो ऐसा आखिरकार ये फिनोमेना है क्या। तो बेसिकली एक हमारा मेटल सरफेस है, जब भी इस पे लाइट पड़ती है ना एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, जिसको हम न्यू नॉट कहते हैं, ठीक है। जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस न्यू नॉट से हमेशा ज्यादा ही होनी चाहिए, या एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए, तभी हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा फॉर एनी मेटल सरफेस। और ये वैल्यू ऑब्वियसली हर एक मेटल के लिए अलग अलग होती है। तो जब इस सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी तो हमने कहा इसके पास क्या है, फोटॉन्स हैं, ठीक है। तो ये फोटॉन्स क्या करेंगे, इस मेटल सरफेस पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये निकालेंगे, यानी कि इजेक्ट करेंगे, एमिट करेंगे। तो यही जो फिनोमेना है इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं, यानी कि जब फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं बेसिकली फ्रॉम दिस मेटल सरफेस। ये है पीईई, समझ में आ गया, बस इतना सिंपल है। तो मैंने आपसे क्या कहा, न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक मेटल के लिए ऐसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट जिसके लिए उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की उससे कम है, न्यू नॉट से अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि न्यू या तो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए न्यू नॉट के, ठीक है। और न्यू नॉट क्या है, समझ में आ गया ना, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे देखो जो हमारा फाई होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। कई बुक्स में इसको W से भी डिनोट कर रखा होगा, दोनों ही करेक्ट है। तो ये होता है h न्यू नॉट। देखो एनर्जी क्या थी, अभी एनर्जी थी h न्यू, है ना। तो ये जो वर्क फंक्शन है ये भी एनर्जी ही है, इसको या तो हम वर्क फंक्शन कहते हैं या इसी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, यानी कि मिनिमम एनर्जी जो कि इंसिडेंट लाइट की होनी चाहिए सो दैट उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी कौन सी आएगी, न्यू नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी। आ गई बात समझ में। चलो उसके बाद ये है देखो वर्क फंक्शन। अब देखो अगर मान लो क्या हुआ, हमने क्या कहा, लाइट इंसिडेंट होगी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, अगर वो फ्रीक्वेंसी जो है न्यू नॉट से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे सैटिस्फाई होगा। तो सबसे पहले एच न्यू, इतनी एनर्जी की लाइट इंसिडेंट हुई, एच न्यू नॉट ही सिर्फ यूज होगा ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यही तो हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं। तो बाकी जो एनर्जी बची वो किस में चेंज हो गई, वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। देखो वर्क फंक्शन का काम सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से निकाल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए विच मींस कि भाई यहां जो इंसिडेंट एनर्जी थी वो ज्यादा थी जो कि यहां पे वर्क फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड थी, तो बाकी जो एनर्जी है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग वो चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव भी करने लग गए हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस दी काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, तो हम कई बार इसको v मैक्स भी लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है जो हमें आइंस्टाइन जी ने दी थी। कहां से आई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग आई है, ठीक है। तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे। देखो C इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू C बाय न्यू होगा।
अब हम न्यू नॉट की बात कर रहे हैं तो हम लैम्डा नॉट की भी बात करेंगे, ये हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगी। देखो दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। तो हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या कहा था, मिनिमम एनर्जी, अगर एनर्जी बेसिकली मिनिमम वेवलेंथ है ना, क्योंकि हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू नॉट की बात कर रहे हैं, सो दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यानी कि हमने कहा अगर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे कम होगी तो पीईई नहीं होगा। यहां पे हम कहते हैं दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मैक्सिमम। यानी कि अगर इससे ज्यादा हो गया लैम्डा, यानी कि अगर जो वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट की वो इससे ज्यादा हो गई तो कोई एमिशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आ गया, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्स पे। यहां पे अगर एनर्जी जो है या फिर हम कहें फ्रीक्वेंसी जो है इससे कम है तो नहीं होगा, यहां पे अगर इससे ज्यादा है तो नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोनों में क्या हो गया, उल्टा हो गया ना, इसीलिए इनवर्स रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में है। बात आ गई समझ में। चल अब आ जाते हैं हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने। हर्ट्ज ने क्या कहा, ठीक है, उन्होंने क्या देखा, क्या एक्सपेरिमेंट करा। तो उन्होंने देखा जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट फेल कर रही है किसी भी मेटल सरफेस पे, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कुछ स्पार्क्स बाहर आ रहे हैं। अब ये स्पार्क क्यों बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट हो रहे हैं इस मेटल सरफेस से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है, जिसकी वजह से स्पार्क्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पर उन्होंने ज्यादा इसके बारे में डिटेल में स्टडी नहीं करा, बट जो सबसे पहले ऑब्जर्व करा था वो हर्ट्ज जी ने ही करा था, ठीक है। ये जो हो रहा है स्पार्किंग जो हो रही है इलेक्ट्रॉन के एमिशन की वजह से थी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, पीईई, पर इन्होंने इसको ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करा। फिर लेनार्ड जी आए, इन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट यहां पे करा। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, तो इन्होंने क्या करा, एक इन्होंने वैक्यूम ट्यूब ले ली, इसमें इन्होंने कैथोड और एनोड दोनों लिए, ठीक है। ये है हमारा एनोड, ये है हमारा कैथोड, ठीक है। इसको हम एमिटर प्लेट कहते हैं, उसको हम कलेक्टर प्लेट कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा है, इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा कैथोड है, इस कैथोड पे हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। हमें पता है अगर उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी जाके इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लग गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको देखने को मिल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज है। अभी मैंने कहा ये जो कलेक्टर प्लेट है यानी कि एनोड है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये बहुत इजिली जैसे ही निकल रहे हैं, हमने कहा ना इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये मूव कर रहे हैं और ये इधर पे अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि एनीवे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पॉजिटिव की तरफ तो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। तो ये इधर अट्रैक्ट होने लग जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, करंट। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो इजेक्टेड हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने कहा यहाँ पे फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, फोटॉन्स इंसिडेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकले ना, तो इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होता है, उस करंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम फोटो करंट कहते हैं। अब देखो क्या होगा, अगर हमने इस कलेक्टर प्लेट को और ज्यादा पॉजिटिव कर दिया तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और स्ट्रांगली जल्दी जल्दी यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगेंगे, यानी कि जो करंट है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दो इस लाइट की, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही थी, हमने कहा नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। इंटेंसिटी बढ़ा दी यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। जितने ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना। बेसिकली ये जो पीईई है ये वन फोटॉन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिना है। एक जब फोटॉन आएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ गई तो हमने कहा फोटॉन्स बढ़ गए, फोटॉन्स बढ़ गए तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो विच मींस जो फोटो करंट हमारा बन रहा है वो भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। तो फोटो करंट भी यहाँ पे बढ़ गया। पर ये जो मेरे पास मेटल सरफेस है इसके पास कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, एक सर्टेन नंबर होगा। अगर वो सर्टेन नंबर रीच हो गया फिर आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो और इलेक्ट्रॉन्स ये बेचारा कहां से लाएगा, नहीं ला पाएगा। तो उस कंडीशन पे हमारा सैचुरेशन आ जाता है, यानी कि उससे ज्यादा करंट तो नहीं बढ़ सकता क्योंकि इसके पास तो लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं।
बात समझ में आ गई। फिर आप इसको कितना भी पॉजिटिव कर दो, है ना, इस बेचारे के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल चुके हैं, तो आप इसको कितना भी पॉजिटिव कर दो, करंट की वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमने क्या करा, अब हमने इस एनोड को नेगेटिव कर दिया। हमने यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज लगाई है तो हम कर सकते हैं, तो इसको मैंने नेगेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू दी कैथोड। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो यानी कि रिपल्शन होगा। पर फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो तो मूव करेंगे ही, बट स्टिल कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना जो इधर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है ना, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो विच मीन्स जो मेरा करंट है उसकी वैल्यू घटती जाएगी ना, जैसे जैसे मैं इसको और नेगेटिव करती जाऊंगी। अब ये जो मैं नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे लगा रही हूं, इसको हम कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। यहां भी एक सर्टेन वैल्यू तो ऐसी आएगी जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा। इसको मैंने इतना नेगेटिव कर दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन अब नहीं आ पा रहा है, तो इस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि आपने स्टॉप कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो ये सब चीजें ना यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा किसके बारे में, फोटो करंट के बारे में। हमने कहा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटॉन्स, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो उतना ही ज्यादा फोटो करंट भी जनरेट होगा। फिर हमने कहा सैचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी। फिर आप जो हमारा कलेक्टर है उसको कितना भी पॉजिटिव कर दो, सारे इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए। तो अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ चुकी है और करंट यहां पे नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, फिर हमने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमने कहा एनोड को नेगेटिव कर दो तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे, तो करंट घटता जाएगा। जब करंट जीरो हो जा रहा है, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा है एनोड के पास, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम V नॉट से डिनोट करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, QV, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना। तो यहां पे से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, तो इसको मैं EV लिख सकती हूँ। और हमने कहा कौन से पोटेंशियल पे बात कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इसको मैं EV नॉट लिख सकती हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, EV नॉट हो जाएगी। ठीक है, आई होप यार ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अभी हम देखेंगे, पूरी इक्वेशन हम बनाएंगे। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा था, देखो h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ रही थी ना, तो काइनेटिक एनर्जी हमने कहा EV नॉट है। तो ये जो V नॉट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस न्यू पे, और न्यू क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, है ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इंटेंसिटी पे कौन डिपेंड कर रहा है, करंट, जो फोटो करंट है वो डिपेंड कर रहा है, पर ये जो V नॉट है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये डिपेंड नहीं करता है ऑन दी इंटेंसिटी। आई होप यार ये चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से सुन लो और समझो कि हर एक ग्राफ क्या है। अभी मैंने आपसे क्या कहा, आप इंटेंसिटी बढ़ा दो तो फोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, तो विच मींस फोटो करंट बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, आप इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे हो तो फोटो करंट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने इंटेंसिटी सेम रखी है, पर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। और अभी मैंने क्या कहा था कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है V नॉट। तो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी तो सेम रखी, पर मैंने न्यू चेंज कर दिया। देखो ये वाला जो ग्राफ बन रहा है न्यू 1 के लिए है, ये न्यू 2, ये न्यू 3, यानी कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग है तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग आ रहे हैं, पर जो मेरा सैचुरेशन करंट है, जो कि मेरा फोटो करंट है ना, बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू है फोटो करंट की, वो क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा फोटो करंट तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये जो है तीनों के लिए सेम है, पर V नॉट की वैल्यू सबके लिए क्या है, अलग अलग है, क्योंकि V नॉट डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे और जो फोटो करंट है वो डिपेंड कर रहा है हमारी इंटेंसिटी पे। तो ये ग्राफ क्लियर है। अब आ जाओ इस वाले ग्राफ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है और हमने क्या चेंज कर दिया, इंटेंसिटी चेंज कर दी। यहाँ पे अब हमने इंटेंसिटी चेंज करी, तो हमने कहा इंटेंसिटी चेंज करोगे तो फोटो करंट भी चेंज होगा, तो फोटो करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी चेंज होगी। तो देखो तीनों इंटेंसिटी के लिए जो सैचुरेशन करंट है वो अलग अलग है, क्योंकि जो करंट है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वो डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
यहां पे हमने क्या कर रखा है, यहां पे हमने कोई भी पोटेंशियल नहीं अप्लाई करा है, ठीक है, यहां पे हमने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं करा है, फिर भी देयर इज सर्टेन करंट। सेम चीज यहां पे भी देखो, आपने कोई यहां पे पोटेंशियल अप्लाई नहीं करा है ना। देखो ये y एक्सिस है ना, x एक्सिस में मैंने पोटेंशियल ले रखा है। अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो आपको पता है y एक्सिस में x एक्सिस वाला कंपोनेंट 0 हो जाता है, यानी कि यहां पे सब में जो पोटेंशियल है वो 0 है, यहां भी पोटेंशियल क्या है, 0 है, पर फिर भी कुछ ना कुछ करंट है ना। क्यों है, क्योंकि आपने अभी देखा यहां पे हमने क्या देखा कि जब हम यहां पे कोई पोटेंशियल नहीं भी अप्लाई करेंगे तभी भी इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो चाहे आप यहां पे कोई पोटेंशियल अप्लाई करो ना करो, वो तो मूव करेंगे ही, इसीलिए वो मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोटो करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो हमने क्या करा, हमने कहा फ्रीक्वेंसी सेम है, और अभी हमने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो फ्रीक्वेंसी सेम थी, तो भले ही इंटेंसिटी अलग अलग है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है। ठीक है, तो ये ग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन कई बार आता है, तो आपको ये हर एक चीज पता होनी चाहिए। अब देखो इंटेंसिटी बढ़ा दी है मैंने, ये वाला जो ग्राफ बना है I1 के लिए, फिर ये I2 के लिए, फिर ये I3 के लिए, इंटेंसिटी बढ़ गई तो ऑब्वियसली हमने कहा इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट भी बढ़ेगा, इसीलिए वैल्यू क्या है, I3 के लिए मैक्सिमम है सैचुरेशन करंट की। ठीक है, चलो एक और ग्राफ पे हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये हमने सबसे पहले प्लॉट कैसे करा है, तो अभी देखो हमने कहा ये चीज मैंने आपको अभी जस्ट ये शो करी है ना, तो यहाँ पे इसको मैंने EV नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख दिया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, V नॉट मेरे को सिर्फ चाहिए, तो बाकी सब मैं इधर भेज देती हूँ, तो H अपॉन E इंटू वी हो जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस माइनस एच न्यू नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन, तो इसको मैं फाइव लिख देती हूँ, माइनस 5 अपॉन E। ठीक है, अब इसको हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में प्लॉट कर देते हैं, यानी कि y एक्सिस में हम V नॉट लेंगे। देखो y एक्सिस में मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल ले रखा है। ठीक है, उसके बाद x एक्सिस में हम न्यू लेंगे, यानी कि x एक्सिस में हमने देखो फ्रीक्वेंसी ले ली है, तो ये क्या होगा, स्लोप ना, स्लोप कितना है h अपॉन E, और ये क्या होगा c, यानी कि इंटरसेप्ट। तो देखो यहाँ पे ये जो इंटरसेप्ट कट रहा है, ये जो इंटरसेप्ट कट रहा है कितना है, माइनस 5 अपॉन E है, इस साइड को फ्रीक्वेंसी है, स्लोप कितना आ रहा है इस ग्राफ से, तो वो आ रहा है h बाई E, और ये जो लाइन है ये जहां पे कट करेगी हमारे x एक्सिस को, वो क्या होगा, न्यू नॉट, यानी कि क्या होगी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये सारे के सारे ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत आसान है, जो चीजें अभी तक मैंने आपको बताई है कहीं ना कहीं वो ही समराइज हो गई हैं। तो सबसे पहला लॉ हमने कहा एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट लाइट की, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, अगर जो फ्रीक्वेंसी है इससे कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको नहीं देखने को मिलेगा। सेकेंड, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, यानी कि कोई टाइम लैग नहीं होता है, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, एक फोटोन आया एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर और फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे तो और इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहेंगे। ठीक है, देन थर्ड जो है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, जो कि हम यहां से साफ साफ देख भी सकते हैं, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी होगी, बट ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इंटेंसिटी पे कहीं भी डिपेंड नहीं करती, इवन जो हमारा वी नॉट है वो भी कहीं भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ वो न्यू पे डिपेंड करता है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी पे बस डिपेंड करता है। ठीक है, जो हमारा फोटो करंट है, अभी हमने देखा जो फोटो करंट है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑलरेडी मैंने आपको शो कर दी है ना, ये होती है हमारी इक्वेशन। चलिए उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय द आइंस्टाइन इक्वेशन। अब देखो इस आइंस्टाइन की इक्वेशन में साफ साफ न्यू नॉट का जिक्र है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, तो साफ साफ न्यू नॉट का जिक्र है, तो जो पहला लॉ है वो तो वेरीफाई हो गया। दूसरा, आइंस्टाइन जी ने हमें बताया वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना, तो विच मींस जैसे ही एक
फोटोन पड़ा वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्या यहाँ पे कोई टाइम लैग है? नहीं। तो जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये भी वेरीफाई कर दिया आइंस्टाइन जी ने, ठीक है। उसके बाद हमने कहा काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो अभी जो हमने इक्वेशन लिखी है वहां से साफ साफ तो मुझे पता चल रहा है ना कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये न्यू पे डिपेंड कर रही है। क्या इस इक्वेशन में कहीं पर भी इंटेंसिटी का जिक्र है? नहीं। तो विच मींस काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ये भी आइंस्टाइन जी ने प्रूव करके बता दिया। फिर लास्ट हमने क्या देखा कि जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है मतलब सॉरी, जो हमारा फोटो करंट है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, है ना। और वो कैसे? उन्होंने कहा वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है। तो विच मींस जितने ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा फोटो करंट होगा। तो ये भी उन्होंने हमें वेरीफाई करके दे दिया। आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, तभी तो हमको ये पार्टिकल नेचर लेके आना पड़ा, तभी तो फोटोन को हमको लेके आना पड़ा। तो क्यों नहीं एक्सप्लेन हो सकता है? तो ये मेन 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन है जो वेव नेचर है, जो वेव थ्योरी है बेसिकली, वो ये कहती है आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को डाल दो, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। पर हमने तो देखा ऐसा तो होता ही नहीं है। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। बट वेव नेचर कहता है कोई भी फ्रीक्वेंसी की डाल दो लाइट, निकलना चाहिए इलेक्ट्रॉन, विच इज रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पर वेव नेचर के अनुसार ना जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी तो पहले वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरे सरफेस पे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे। पर ऐसा रियल लाइफ में होता ही नहीं है, जैसे ही लाइट पड़ती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो विच मींस वेव थ्योरी यहां पे भी फेल हो गई, क्योंकि जो रियल लाइफ में हमें देखने को मिलता है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? थर्ड, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। पर हमने तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उससे देख लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी पे नहीं करती है। तो ये भी हमें जो वेव थ्योरी है उसने गलत बताया, ठीक है। तो इसीलिए वेव थ्योरी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। चलो आई होप यार ये चीज क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पे। रेडिएशन का तो पढ़ लिया, अब आ जाते हैं मैटर पे। तो देखो डी ब्रॉगली जी ने कहा अगर हम कह रहे हैं कि रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है, पहले तो हम सिर्फ वेव नेचर पढ़ते थे, अब हम कह रहे हैं कि पार्टिकल नेचर भी है। तो यूनिवर्स में मोस्टली जितनी भी चीजें हैं या तो रेडिएशन से हमारे पास या फिर मैटर है ना। तो अगर हमारे पास रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है तो कहीं ना कहीं इस मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, यानी कि मैटर, हमने कहा मैटर का वैसे तो पार्टिकल नेचर है, पर ये मैटर का भी होना चाहिए वेव नेचर, ठीक है। तो उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए और ऐसा होता है, फिर उन्होंने बताया भी हमको, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जो वेव्स एसोसिएटेड है विद दीज मैटर, ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको हम कहेंगे मैटर वेव्स, क्योंकि मैटर की वेव्स हैं मैटर वेव्स, या फिर इनको हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेव्स। तो इनकी वेवलेंथ कितनी होती है? तो जितनी हमने फोटोन की पढ़ी थी कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? h/p। और यहाँ पे p क्या हो जाएगा? मोमेंटम है ना। तो मोमेंटम कितना होता है? m × v, किसी भी मैटर का। तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी एंड दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द मैटर पार्टिकल, ठीक है। चलो अब उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, यहां से न्यूमेरिकल भी आता है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पे सिंपली हमने कहा लैम्डा इक्वल्स टू h/p, ये फॉर्मूला अभी हमने देखा। अब जब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो भी हमारे पास मास है, अभी जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ½ mv²। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ½ mv²/m। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ½ p²/m, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने देखा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? EV0, है ना। तो ये आ गया देखो, EV0 इक्वल्स टू p²/2m। तो p² इक्वल्स टू, या फिर इसको, हाँ चलो ठीक है अभी ऐसे ही लिख देते हैं। तो p कितना आ गया यहाँ पर से? √2me EV0, 2me V0 बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ ना इसको, देखो 2me V0, ठीक है। लैम्डा प्लैंक्स कांस्टेंट है, पता है मुझे। मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9 × 10⁻³ -31 kg।
E की वैल्यू मुझे पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। V नॉट इज द पोटेंशियल जिससे भी उसको एक्सेलरेट कराया जा रहा है। तो ये बेसिकली सारी वैल्यूज क्या है मेरे पास, ऑल दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट। तो जब आप ये पुट करोगे ना तो आपको मिलेगा 12.27 अपॉन अंडर रूट V नॉट एंगस्ट्रॉम। तो ये होती है वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन को V नॉट पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया जा रहा है। तो कई बार यहां पर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आपको ध्यान देना है यहां पे क्या आएगा, V नॉट आएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप यार ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। सेम वही डेरिवेशन यहां पर भी कर रखा है। तो देखो क्या आ गया, h अपॉन अंडर रूट 2mE_v, और v क्या है, जिस भी पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट कराया जा रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे तो हमने v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया है। अगर हम किसी भी सर्टेन v की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, इट विल बी v, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा दो तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली इट विल बी v, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली v पुट करके आसानी से डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ जाते हैं एटम्स वाले चैप्टर पे। एटम क्या होता है सभी को पता है, इट इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट, है ना। जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस है, मैटर है, वो सब किससे मिलके बने हैं, एटम से, छोटे छोटे एटम से मिलके बने हैं, ठीक है। एटम्स के अंदर क्या क्या होता है, तो हमने कहा एक तो न्यूक्लियस है सेंटर पे, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और उसके चारों ओर क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, जहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एटम हो गई हमारी फंडामेंटल यूनिट। न्यूक्लियस में क्या है हमने डिस्कस कर लिया, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो है मंडरा रहे होते हैं, ठीक है। जो एटम का साइज है वो इतना होता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम अराउंड, और जो न्यूक्लियस है उसका साइज और भी छोटा हो जाता है, 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम जो मास होता है एटम का, हम ये कंसिडर करते हैं कि वो न्यूक्लियस में ही रिसाइड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है बहुत कम है, इट इज ऑलमोस्ट दिस, ठीक है। सो कंपेयर्ड टू दी प्रोटॉन्स एंड दी न्यूट्रॉन्स, इसका मास बहुत कम होता है, तो मोस्टली हम इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक बेसिक बातें हो गई। अब हमारे सिलेबस में क्या है, मॉडल्स हैं, ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स, जो कि हम लोगों ने बचपन में भी पढ़े हैं। ये क्लास 10th में, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मॉडल है थॉमसन का। तो थॉमसन जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो एटम है ना, ये एक वाटरमेलन की तरह है, या फिर प्लम पुडिंग की तरह है। जैसे कि ये जो पूरा रेड वाला रीजन है ना, वो मेरा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और ये जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं, इन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। विच मीन्स एक एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं, बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड है इसके बीच में, ठीक है। प्लम पुडिंग में भी ऐसा ही होता है। जब हम प्लम पुडिंग की बात करते हैं तो हमने कहा ये जो हमारी पूरी पुडिंग है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, और ये जो प्लम्स है ये क्या है, ये एम्बेडेड है इसमें, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये बेसिक सा मॉडल था, बट ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी गलतियां थी, ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि एक्चुअल में जो एटम का मॉडल है वो ऐसा नहीं होता है ना। एटम का मॉडल हमें पता है कि हमने कहा सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो विच मीन्स ये जो बातें हमें थॉमसन जी ने बताई, कहीं ना कहीं ये गलत थी। एक बस इसका पॉजिटिव चीज ये थी कि इन्होंने कहा कि जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, वो क्या रहेगा, वो सेम रहता है एटम में, ठीक है। बट ड्रॉबैक्स थे ऑब्वियसली। फर्दर जब हमने मतलब हमने नहीं, रदरफोर्ड जी ने एक्सपेरिमेंट करा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसको ये वाला मॉडल बिल्कुल एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। तो फिर अब जो रदरफोर्ड जी ने करा, क्या वो भी कंप्लीटली सही था? ऑब्वियसली नहीं, इसीलिए फिर आगे और भी मॉडल्स आते गए, ठीक है। बट रदरफोर्ड जी ने क्या कहा, तो उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या करा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ना एक अल्फा सोर्स लिया, और इन्होंने जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो अल्फा रेज हैं, उनको बम्बार्ड करा, यानी कि उनको फेंक दिया, ठीक है, एकदम बहुत ज्यादा फोर्स के साथ गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। गोल्ड फॉइल क्यों ली गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेलिएबल होती है, ठीक है, उसकी पतली पतली शीट्स हम आसानी से बना सकते हैं। इसके चारों ओर उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, सो दैट जो अल्फा पार्टिकल पास करेंगे तो जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो ये चमकता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन इसीलिए है, ठीक है। तो उन्होंने ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहाँ पे लगा दी। अल्फा सोर्स जो है आपको पता है ये हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, तो इसीलिए इसके अराउंड एक लेड ब्लॉक भी हम यूजुअली लगाते हैं, सो दैट इधर उधर ये अल्फा रेज ना फैल जाए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए, एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। अब बेसिक सा हुआ क्या, उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनको बम्बार्ड करा। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं सबको पता है ना, न्यूक्लियस होते हैं हीलियम एटम का, या फिर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम आप इसको कह सकते हो, He2+, बेसिकली 2He4, दिस इज हीलियम, है ना। तो यानी कि हीलियम के जो न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो, सिर्फ न्यूक्लियस बचा ना।
तो इसको मैं He2+ कह सकती हूँ एंड दिस इज द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करा, ये अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कर दिया। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो सीधे सीधे चले गए, ठीक है, सीधे सीधे चले गए। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने ये कहा कि जो मैक्सिमम जगह है, जो मैक्सिमम एरिया है एटम में, वो तो विच मींस खाली है, तभी तो सीधे सीधे चले जा रहे हैं ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो सीधे सीधे चले गए हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ में डिफ्लेक्शन आ जा रहा है, यानी कि कुछ सीधे तो नहीं गए पर उनमें कुछ डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। मान लो ये ऐसे जाना चाह रहा था पर ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, डेविएट हो गया अपने पाथ से, ठीक है। कोई किसी में स्मॉल डेविएशन होगा, किसी में कोई लार्ज डेविएशन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और कुछ में उन्होंने देखा, बहुत एकाध में, कि हमारे पास इसको जाना तो सीधे था पर ये सीधे नहीं गया, ये बिल्कुल 180 डिग्री से बाउंस बैक कर गया, यानी कि ऑब्वियसली ये पीछे मुड़ गया। और ये पीछे क्यों मुड़ा होगा, क्योंकि सेंटर पे कोई तो ऐसी चीज है जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है, यानी कि बहुत छोटी सी जगह में वो है और वो पॉजिटिव चीज है, तभी तो ये जो पार्टिकल्स मैं डाल रही हूं ये तो अल्फा पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव हैं, तो इनको जाना तो सीधे था पर ये बाउंस बैक कर गई, यानी कि कुछ तो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हुआ है तभी तो पीछे आ गई। तो इन्होंने कहा सेंटर पे कुछ तो ऐसा है जिसमें मैक्सिमम मास रिसाइड करता है और सारा पॉजिटिव चार्ज भी वहीं पे है, सेंटर पे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पॉजिटिव चार्ज। और इन्होंने इस सेंटर वाले रीजन को क्या कह दिया, इन्होंने उसको न्यूक्लियस कह दिया, ठीक है। समझ में आ गया। तो बस ये था इनका पूरा कंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन्स के बेसिस पे ही इन्होंने बताया कि हमारा जो एटम है उसके सेंटर पे होता है न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, मैक्सिमम मास भी वहीं पर रिसाइड कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अब यही था इनका ड्रॉबैक, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिवॉल्व करेंगे तो विच मीन्स उनमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होने की वजह से सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड इतना कम टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को कि वो अपनी एनर्जी लूज करे और वो फाइनली जाके गिर जाए न्यूक्लियस में। तो यानी कि एटम तो स्टेबल रहा ही नहीं फिर अगर ऐसा हो गया। अगर इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो विच मींस उनमें एक्सेलरेशन होगा, अगर इनमें एक्सेलरेशन हो रहा है तो एनर्जी एमिट करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे तो जल्दी से जाके गिर जाएंगे, है ना, न्यूक्लियस पे। तो एटम की स्टेबिलिटी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। बट फिर हमें बोहर जी ने बताया, उन्होंने हमको बताया फर्दर कि क्वांटाइजेशन की कंडीशन होती है, ठीक है, ऑर्बिट्स जैसी चीज होती है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या ड्रॉबैक था, आई होप इट इज क्लियर। इवन जो हमारी स्पेक्ट्रल सीरीज होती है एटम की, अभी हम देखेंगे, तो वो स्पेक्ट्रल सीरीज को भी ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये इनके कहीं ना कहीं दो ड्रॉबैक्स हो गए। अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, यानी कि हमने कहा ये जो अल्फा पार्टिकल है ये सीधे सीधे आ रहा था, बट क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इसको रिपल्शन मिल गया तो ये पीछे आ गया, बट ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक तो आया ना, उसके बाद ये पीछे मुड़ा। तो वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी कि सबसे पास ये कहां पे तक जा पाया, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो यहां पे जब ये पहुंचा ना तो इस केस में हुआ क्या, ये मूव कर रहा था यानी कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल है, हमने कहा इस पे +2e का चार्ज है, ये जो मेरे पास न्यूक्लियस है इसमें Ze का चार्ज होगा, जहां पे Z क्या है, ये जो भी एटम है जैसे कि गोल्ड है तो उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे होगा, इस पे इतना ही तो चार्ज होगा पूरे न्यूक्लियस की, क्योंकि बात हो रही है, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा, पर इस पॉइंट पे जहां पे ये मैक्सिमम पहुंच रहा है ना, उसके आगे नहीं जा पा रहा है, जिसको हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कह रहे हैं। इस पॉइंट पे जितनी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम कैसे निकालेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी ½ आप ले लो इसको, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फॉर्मूला हमें पता है ना, दोनों क्या है, चार्जेस हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इनटू 2e, इस पे चार्ज कितना है 2e, उस पे कितना है Ze, अपॉन हमें पता है क्या आता है यहाँ पे r, और r क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसी को तो हम क्या कह रहे हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे से आप r इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। तो r कैसे आ जाएगा, देखो 1/4πε0 इनटू ये हो जाएगा 2Ze² अपॉन नीचे जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे आ जाएगी। सो इस तरीके से आप इजिली डिस्टेंस निकाल सकते हो। कई बार ये चीज आ जाती है, वैसे ये तो
पिछले कुछ सालों में नहीं आई हैं, पर स्टिल मैं बता देती हूँ। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच आर डेविएटेड थ्रू एन एंगल थीटा, ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसमें ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अगर कोई भी थीटा एंगल आपको गिवन है, ठीक है, मान लो आपको 30 डिग्री गिवन है, आपको 60 डिग्री गिवन है, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कैसे निकालोगे? सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, क्या है? नंबर of the particles which are deviated through an angle theta. It is inversely proportional to sin की power 4, ठीक है, बेसिकली sin थीटा बाय 2 एंड इसकी पावर 4, ठीक है। तो कई बार रेशियो पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या करना है? n1 अपॉन n2 निकालना है, तो 1 अपॉन दिस डिवाइडेड बाय 1 अपॉन दिस, और जो भी दो एंगल्स आपको गिवन रहेंगे तो आप यहाँ पे से कैलकुलेट कर सकते हो वो रेशियो भी, ठीक है। चलो, तो ये भी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल में, जो कि बहुत सिंपल है। बोहर जी ने क्या कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स पाथ में मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और वो एक्सेलरेट करे जा रहा है, फाइनली उसकी एनर्जी लूज हो रही है और वो न्यूक्लियस में फॉल हो जा रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है। उन्होंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स पाथ में मूव करते हैं, और जब ये मूव करते हैं ना फिक्स पाथ में, तो ये कोई भी एनर्जी को एमिट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एनर्जी का एमिशन नहीं होता है, तो ये न्यूक्लियस में जाके गिरेंगे ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्होंने हमको ऑर्बिट के बारे में बताया। इन्हीं ऑर्बिट्स को इन्होंने एनर्जी लेवल भी कह दिया, या फिर इन्हीं को हम शेल्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने, ये तो पॉइंट मैंने आपको बता दिया। देन है कि जो एनर्जी है हर एक शेल की वो फिक्स है, ठीक है। और वो शेल्स होती क्या है आपको पता है। अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो ये पहली शेल K, फिर L, फिर M, फिर N एंड सो ऑन। इनके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो होता है 1, फिर 2, फिर 3, और यही क्या है? यही इनका शेल नंबर है बेसिकली, है ना। तो एनर्जी जो है दैट इज फिक्स। अगर हमारे पास हायर एनर्जी लेवल है, यानी कि आप बाहर को जाते जा रहे हो, तो ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा है। अंदर जब है, हम न्यूक्लियस के पास जब है, तो वो वाले ऑर्बिट्स में एनर्जी क्या है? कम है, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। मान लो वो लोअर एनर्जी लेवल पे है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो ऊपर चले जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। या फिर वो हायर एनर्जी लेवल पे है और वो लोअर पे आ जा रहा है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ रेडिएशंस एमिट होते हैं, और उन रेडिएशंस की कुछ एनर्जी होती है, कुछ वेवलेंथ होती है, जो कि अभी हम देखेंगे भी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनमें जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट करते हैं ना, क्या होता है? mv इंटू r। तो जो एंगुलर मोमेंटम है उन शेल्स का, दैट विल बी अ होल नंबर ऑफ h अपॉन 2π। बेसिकली ये जो n है ना यहाँ पे, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, यानी कि शेल नंबर है बेसिकली, ठीक है। और शेल नंबर आपको पता है 1, 2, 3, 4 सो ऑन हो सकता है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है उन शेल्स का, उन ऑर्बिट्स का, वो nh अपॉन 2π बेसिकली होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो विच मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो उन वाले ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन का हम यूज भी करेंगे, इसको हम बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी बोहर्स ऑर्बिट। अब हम जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बोहर ऑर्बिट में, उसकी जो वेलोसिटी है या उसकी जो एनर्जी है या फिर जो रेडियस है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने कहा ये है न्यूक्लियस, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन हो रहा है। और आपको पता है सर्कुलर मोशन होने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड रहता है, जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। ये सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? देखो, ये न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो यानी कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड है फॉर द सर्कुलर मोशन, दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो, mv² अपॉन r सेंट्रीपेटल फोर्स है, किसने प्रोवाइड करा? हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने, जो कि क्या होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। ये है न्यूक्लियस का चार्ज, ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अपॉन डिस्टेंस कितना है? r²। ये बेसिकली क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे से देखो क्या होगा, ये r से r कट गया है ना, तो यहाँ पे r आ गया। ये एक कंडीशन मेरे पास इधर पे आ गई है। फिर यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन क्या यूज करेंगे? अभी मैंने कहा बोहर की जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है, ये
अब यहां पे से आप क्या कर सकते हो, यहां पे से आप r की जगह पे पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो, NH/2πmv, है ना। r की जगह पे ये वैल्यू आप पुट कर दो। अब यहाँ पे अगेन कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा, तो v कितना आ जाएगा, देखो v विल बी दिस, ठीक है। यहां पे से मुझे साफ साफ दिख रहा है जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू n, और n क्या है, अभी हमने कहा शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि ये जितना बढ़ेगा उतनी ही वेलोसिटी कम होती जाएगी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है अपने पाथ में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है रेडियस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट। तो हमने कहा ये r अब निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमने r यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया था ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे v के जगह पे ये पुट कर दूंगी। यहाँ पे से v कितना आ जाएगा बताओ, NH/2πmr। अब आप v के जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब कुछ ना कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो वो आप कैंसिल कर दो और ये अल्टीमेटली आ जाएगा इतना, ठीक है। सो रेडियस आ गई इतनी, ठीक है। कई बार डेरिवेशन आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता है। बस आपको दो चीजें याद रखनी है जो यूज होनी है। पहला मैंने कहा कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दूसरा जो बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन है। कोई भी डेरिवेशन आ गया, चाहे इवन काइनेटिक एनर्जी का आया, आप उन दोनों चीजों से कर सकते हो डेरिवेशन, ठीक है। अब यहां पे से देखो क्या आ गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, यानी कि r जो है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी शेल बढ़ती जाएगी उतना रेडियस बढ़ता जाएगा, जो कि लॉजिकल भी है। अगर मेरे पास पहली शेल है तो उसकी रेडियस कम है, दूसरी है तो देखो रेडियस बढ़ गई, तीसरी है तो रेडियस और बढ़ गई, है ना, लॉजिकल है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एनर्जी पे। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी है, सबसे पहली वो मूव कर रहा है ना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा हमने कहा इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस पे भी चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी, है ना। तो दोनों है, तो काइनेटिक एनर्जी पहले मैं निकाल देती हूँ, 12mv²। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने यहां से पढ़ा कि mv² की वैल्यू ये है, तो mv² के जगह पर मैं ये पुट कर सकती हूँ ना। तो देखो mv² के जगह पर मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है। अब हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो Q1 Q2/r हमने पुट कर दिया। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो मुझे यहाँ पे इसका साइन पुट करना पड़ेगा, तो -e हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आ गया इतना। अब हमने कहा टोटल जब आप एनर्जी निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल है उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली वैल्यू हमको ये मिल जाएगी, ठीक है। अब स्मॉल r की जो वैल्यू है उसका भी तो हमने डेरिवेशन कर दिया था ना, रेडियस कितनी थी ये, तो ये फॉर्मूला अब हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखो हमने यहाँ पे एज इट इज पुट कर दिया है इसका, ठीक है। जो चीजें कॉमन आ रही हैं कॉमन ले लेंगे, ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, सो इसका स्क्वायर यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। फर्दर हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे HC से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं। ये हमने कुछ अलग चीज यहाँ पे करी है, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये वाला फॉर्मूला लाना है, ठीक है। तो HC से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने दोनों यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये नीचे वाला जो HC है वो तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कराने भेज दिया, ठीक है। और ये जो n² है इसको मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है ना ये एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है जिसको मैं कैपिटल R कहती हूँ, विच इज द रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। माइनस साइन नहीं आएगा, सिर्फ ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे पाई कांस्टेंट, k जो है k क्या है हमारा कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पता है ना हमको, ठीक है। उसके बाद E कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होता है, H प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, C स्पीड ये भी कांस्टेंट है 3 × 10⁸। तो ये सब वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो R आता है और इस R की वैल्यू होती है 1.1 × 10⁷ पर मीटर, ठीक है। ये है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने R पुट कर दिया, ये एज इट इज HC/n²। अब ये R HC ये भी कांस्टेंट है, मैंने कहा R की वैल्यू ये है, H भी मुझे पता है, C भी मुझे पता है, पुट कर दो, ठीक है। फिर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देते हैं और ये आ जाता है इतना। सो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद रहना चाहिए। और इस वाली एनर्जी में दोनों इंक्लूडेड हैं, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। सो इट इज -13.6/n²। अब n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। इनफाइनाइट होगी तो इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना होता है, इनफाइनाइट ही होता है, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट 0 होता है। तो जब हम इनफाइनाइट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब मान लो क्वेश्चन में टोटल एनर्जी नहीं पूछी गई, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लिया गया आपसे काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बता दो। तो अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई ना तो इसका माइनस कर दो, यानी कि अगर ये ऑलरेडी माइनस में आ रही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मान लो ये प्लस में आ रही होगी
तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी साइन होगा उसका उल्टा आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि देखो n की वैल्यू अगर 1 है तो ये कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाएगी ना तो इसके आगे माइनस और लगा दो, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में आप क्या करोगे, ट्वाइस ऑफ दिस कर दोगे, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करोगे। यानी कि अगर ये -13.6 आ रही थी तो ये आप कर दोगे 2 इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस विल बी दी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एमसीक्यू में आ सकता है, तो ये दो कंडीशंस भी आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है जी। चलो, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा N2 कोई हमारा ऊपर वाला ऑर्बिट है, उससे इलेक्ट्रॉन जो है नीचे जंप कर रहा है, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, कुछ रेडिएशन एमिट होंगे, ये रेडिएशंस की कुछ एनर्जी होगी ना, और ये एनर्जी कितनी होगी, बेसिकली इट विल बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बोथ द शेल्स, ठीक है, बोथ द एनर्जी लेवल्स, है ना। तो जो एनर्जी मिलेगी मुझे इन रेडिएशन की, दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। और ये कैसे आएगा, ये कैसे मिलेगा, अभी फॉर्मूला देखा ना, माइनस RHC अपॉन N2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो RHC अपॉन N1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया डेल E। और एनर्जी, रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, रेडिएशन की एनर्जी कितनी होती है, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा h न्यू, या hc अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो hc अपॉन लैम्डा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे से RHC कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब देखो hc से hc कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू R इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी यहाँ पर से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। R कांस्टेंट है, R की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज में। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये जब उछल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो हमने कहा रेडिएशन एमिट हो रहे हैं। तो ये जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, ये कौन सी सीरीज में आएंगे, ठीक है, या फिर ऐसा समझो ये विजिबल लाइट है, या ये कौन सी लाइट है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ ली है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतनी सारी हैं, हमने कहा रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म, एक्स गन, रेडियो वेव्स भी हैं, माइक्रो भी हैं, गामा भी हैं, सो एंड सो। तो ये जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहां फॉल कर रहे हैं, तो स्पेक्ट्रल सीरीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली फॉर द एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारे सिलेबस में नहीं है, एमिशन स्पेक्ट्रा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये रेडिएशन एमिट हो रही हैं, और ये रेडिएशंस की क्या एनर्जी है, क्या इनकी वेवलेंथ है, या ये कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहां पे फॉल कर रही हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो हमारे पास ना 5 सीरीज है, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, ऐसे लर्न करो, पांचों आपको लर्न हो गए। लाइमन ऊपर के किसी भी एनर्जी लेवल से अगर पहले वाले ऑर्बिट पे गिर गया, यानी कि इसके लिए N1 कितना होगा, 1 होगा, N2 कुछ भी हो सकता, 1 से ऊपर क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 टिल इनफाइनाइट, तो N2 कुछ भी हो सकता है, पर N1 हर केस में 1 ही होगा, तो उसको मैं लाइमन सीरीज कह दूंगी। यहां पे जो रेडिएशन है वो फॉल करता है यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। उसके बाद बामर, तो यानी कि यहां पे N1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट कहीं से भी गिरे पर सेकंड पे आके गिरे, तो इस सीरीज को हम बामर सीरीज कह देंगे, ठीक है। पाशन में क्या हो जाएगा, N1 3 हो जाएगा, है ना। फिर ब्रैकेट में N1 4 हो जाएगा, और फुंड में N1 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि फुंड में क्या होगा, फुंड में 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आके गिरे, पर गिरेगा कहां, 5th वाले ऑर्बिट पे गिरेगा, ठीक है। N1 की वैल्यू 5 होगी। अब रेडिएशंस कहां कहां फॉल करेंगे, तो बामर में विजिबल लाइट में फॉल करेंगे, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, इन तीनों में ही इंफ्रारेड रीजन में वो रेडिएशंस फॉल करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, ठीक है। जैसे मान लो लाइमन सीरीज के लिए आ गया, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होगी जब N1 से जस्ट ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन आके गिरेगा, यानी कि N2 क्या हो जाएगा, 2। अगर बामर सीरीज के लिए पूछा गया तो हमने कहा N1 2 हो जाएगा, तो N2 कितना होना चाहिए, 3। दिस इज फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसी भी सीरीज के लिए आ जाए, हर केस में N2 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी कि इनफाइनाइट से आके गिरेगा इलेक्ट्रॉन। अब डिपेंड करता है, लाइमन के लिए N1 1 हो जाएगा, बामर के लिए N1 2 हो जाएगा, सो एंड सो, N1 की वैल्यू 3, 4, 5 ऐसे हो जाएगी, पर N2 की वैल्यू इनफाइनाइट ही रहेगी अगर आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा गया है तो, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज क्लियर है।
इसके बाद कई बार H अल्फा, H बीटा, H गामा लाइन क्या है ये पूछ लिया जाता है, जो कि यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो। देखो यहाँ पे H अल्फा, H बीटा ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, तो ये H अल्फा, H बीटा, H गामा हम कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली ये सबके लिए होगा, लाइमन, बामर, पाश्चर, ब्रैकेट, फुंड, किसी के लिए भी आपसे पूछा गया है ना, आपको बस क्या करना है, H अल्फा की अगर बात हो रही है, अल्फा बीटा गामा, तो बस आपको जो भी N1 गिवन है उसमें +1 कर देना है, इसके लिए +2, इसके लिए +3। जैसे कि अगर मान लो लाइमन के लिए पूछा गया है ना, कि H अल्फा लाइन बता दो क्या होगी, तो H अल्फा का मतलब क्या है, हमने कहा लाइमन है तो N1 तो मेरा 1 ही होगा, तो N2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +1 कर दो, ठीक है। फिर H बीटा और H गामा पूछा गया, तो N1 तो हर केस में यही रहेगा क्योंकि लाइमन सीरीज की बात हो रही है। H बीटा पूछ लिया गया तो आपको क्या कर देना है, +2, तो यानी कि ये 3 हो गया। फिर अगर H गामा पूछा गया है तो आपको +3 कर देना है, यानी कि ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है ये चीजें। चलो फिर आ जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट, ठीक है, सॉरी बोहर ऑर्बिट नहीं, बोहर का जो मॉडल था उसके क्या क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहले ये सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे छोटे मोटे एटम्स को एक्सप्लेन करता है, जो हेवी न्यूक्लियाई हैं, जिनके पास क्या है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने सारे प्रोटॉन्स हैं, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उसके बाद नेक्स्ट जीमन इफेक्ट और जो स्टार्क इफेक्ट है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, दिस इज नॉट वेरी मच इन योर सिलेबस। देन उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता है, पर बोहर जी ने क्या कहा था कि ये फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। आज की डेट पे हमको पता है कि सिर्फ फिक्स ऑर्बिट नहीं होते हैं, फर्दर हमारे पास सब शेल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, बट ये चीज इन्होंने हमको नहीं बताई थी, ठीक है। उसके बाद ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों है ना, पर बोहर मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देन ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी एक टाइम पे मुझे या तो एग्जैक्ट पोजीशन पता हो सकती है या फिर वेलोसिटी, अगर पोजीशन पता है तो वेलोसिटी नहीं पता, वेलोसिटी पता है तो उसकी पोजीशन नहीं पता, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी बोहर का मॉडल हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। चलिए जी, अब एक्साइटेशन क्या होता है, आयनाइजेशन क्या होता है। एक्साइटेशन का मतलब तो आप समझ गए हो ना कि एक्साइट हो रहा है, यानी कि एक लोअर एनर्जी लेवल से किसी दूसरे हायर एनर्जी लेवल पे वो जा रहा है, इसको हम एक्साइटेशन कहते हैं। जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए उसको एक्साइटेशन एनर्जी कह देते हैं, जितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा उसको एक्साइटेशन पोटेंशियल कह देते हैं। तो एनर्जी कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया है, ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमने क्या कहा कि फर्स्ट वाले से सेकंड पे वो जंप कर रहा है, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, सो इतनी आ गई एनर्जी। अगर एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा गया है तो अभी मैंने कहा एनर्जी क्या होती है, ईवी, है ना, तो आपको बेसिकली वी निकालना है ना, तो आप ई से डिवाइड कर दो, तो एनर्जी कितनी आई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से डिवाइड कर दो 10.2 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरीके से आपको आसानी से इसको सॉल्व करना है। अब आयनाइजेशन क्या होगा, आयन कब बनता है, आयन तभी बनता है ना जब इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम से ही बाहर चले जाए, यानी कि जो हमारा N2 होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक है। तो एनर्जी किस लेवल की आप देखोगे, इनफाइनाइट लेवल की, आपको बेसिकली उस एटम से ही बाहर निकालना है उस इलेक्ट्रॉन को, उसको हम आयनाइजेशन कह देंगे, ठीक है। तो जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए फ्रॉम द एटम, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कह देंगे। जितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेंगे उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कह देंगे, और कैसे निकालेंगे वो हमने बता दिया है। जैसे ये आई एनर्जी, तो आप बस क्या कर दोगे, ई से डिवाइड कर दो, तो पोटेंशियल कितना आ गया 13.6 वोल्ट, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियाई पे। तो न्यूक्लियाई तो बेसिक है, देखो न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा क्या क्या है, प्रोटॉन्स हैं और इसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स का मास क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है कंपैरिजन टू न्यूट्रॉन्स, तो ये होता है 1.672 और न्यूट्रॉन्स का 1.674, ठीक है। और ये किसमें है, ये सब हमने केजी में ले रखे हैं। और अभी मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मास कंपैरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू दीस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है, इनमें कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन्स पे इतना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और ये होता है कूलम में, ठीक है। अब प्रोटॉन्स की बेसिक बातें हैं, मास मैंने आपको बता दिया, चार्ज हमने देख लिया है, ठीक है। रिलेटिव मास हम 1 लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालोगे, जो भी आपको एटॉमिक नंबर गिवन है यानी कि Z गिवन है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं 11 इसका एटॉमिक नंबर है तो 11 ही प्रोटॉन्स भी होंगे, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, अगर उसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है खुद से तो, ठीक है। अदरवाइज जैसे अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया खुद से, है ना, तो वैसे तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पर एक उसने निकाल दिया तो उसके पास फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। डिस्कवर किसने करा था, तो रदरफोर्ड जी ने करा था। और जो ई गोल्डस्टीन है, ठीक है, ये हमारा कंफ्यूजन भी रहता है कि किसने डिस्कवर करा। बेसिकली जो ई गोल्डस्टीन है उन्होंने कैनाल रेस को डिस्कवर करा था, नॉट दी प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के बारे में एक्चुअल में हमको रदरफोर्ड जी ने ही बताया था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपको पता है क्या होता है, इनमें चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, सब हमने देख लिया, और इस शेल्स में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, जे थॉमसन सर ने करी थी। न्यूट्रॉन्स हमने कहा बेचारे न्यूट्रल है ना, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं है, पर मास इनका सबसे ज्यादा होता है 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इनको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो चार्ज है ही नहीं, तो ये तो सीधे सीधे चले जाएंगे, ठीक है। डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक सर ने। चलिए उसके बाद आइसोटोप्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे आइसोबार और फिर आइसोटोन। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, हमारे एक ही एटम के ऐसे, एक ही एलिमेंट्स के, बेसिकली एक ही एलिमेंट के ऐसे अलग अलग एटम्स जिनका ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर तो सेम है पर इनका मास नंबर अलग होगा। देखो हम कैसे किसी भी एलिमेंट को शो करते हैं, तो हम जैसे x मान लो कोई एलिमेंट है, यहाँ पे हम z लिखते हैं, यहाँ पे a लिखते हैं, ये क्या होता है, दिस इज दी एटॉमिक नंबर, एंड ये क्या होता है, दिस इज दी मास नंबर। मास नंबर कैसे हमें पता चलता है, इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस दी प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, ठीक है। तो हमने कहा इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक ही एलिमेंट है, जैसे सोडियम है तो सोडियम के ही एटम्स है, क्लोरीन है तो क्लोरीन के ही एटम्स हैं, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, तो सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर इनका मास नंबर अलग अलग हो जा रहा है। और मास नंबर अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो चेंज हो जा रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1h1 भी होता है, 1h2 भी होता है, 1h3 भी होता है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम है क्योंकि एलिमेंट तो सेम है ना, मेरा हाइड्रोजन ही है, पर मास नंबर अलग अलग हो गया। इसके पास अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालोगे, जब आप a माइनस p कर दोगे, और p क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमको एटॉमिक नंबर बता रहा है, तो बेसिकली आपको a माइनस z करना है तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1 - 1 0, इसमें कितने हैं 2 - 1 1, इसमें कितने हैं 3 - 1 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है, तो इनको हम क्या कह देते हैं, आइसोटोप्स। समझ में आ गया। और भी एग्जांपल्स हैं क्लोरीन के, जैसे क्लोरीन है तो इसका 35 होता है एक का, और दूसरे आइसोटोप का होता है 37, ठीक है। अब वो एवरेज मास हम फिर निकालते हैं, डिपेंड करता है कि ये और ये नेचर में कितने परसेंटेज में मिलता है, तो फिर हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं जो कि आता है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं आइसोबार्स पे। तो ये क्या है, ये अलग अलग एलिमेंट है, एलिमेंट अलग अलग है, तो यानी कि एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होगा, पर इनका जो मास नंबर है वो सेम होता है, ठीक है। क्या सेम होता है, इनका मास नंबर यहाँ पे सेम होता है, ठीक है। तो विच मीन्स Z इज डिफरेंट बट A इज सेम, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 6C12 होता है, बट कार्बन के भी और भी आइसोटोप हैं, 6C12 भी होता है, 6C13 भी होता है, 6C14 भी होता है। तो यानी कि कार्बन का एक ऐसा आइसोटोप है जिसका मास कितना है, 14 भी है, ठीक है, जिसका जो मास नंबर है वो 14 भी है। सिमिलरली आपको पता है नाइट्रोजन 7N14, इसका भी तो जो मास नंबर है वो 14 होता है। तो बेसिकली ये दोनों क्या है, अलग अलग एटम्स है ना, तो इनका एटॉमिक नंबर अलग है, पर इन दोनों का ही मास नंबर क्या हो गया, सेम। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं आइसोटोन्स में। तो यहां पे से थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो, आइसोटोन्स तो बेसिकली न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी अलग है, मास नंबर भी अलग है, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने 6C14 लिया है, और नाइट्रोजन का भी एक आइसोटोप होता है जो कि है 7N15। तो देखो इन दोनों का Z भी डिफरेंट है, A भी डिफरेंट है, पर जरा आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, हमने कहा 14 - 6 कर दो 8, 15 - 7 कर दो, ये भी 8। तो विच मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं, तो इनको हम क्या कह देंगे, आइसोटोन्स कह देंगे। और भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस।
तो साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए एक फॉर्मूला है, जो रेडियस है हमारे न्यूक्लियस की वो डिपेंड करती है बेसिकली ए पे। ए क्या है, अभी हमने कहा मास नंबर, और इसकी पावर कितनी होती है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है R इक्वल्स टू आर नॉट, ए की पावर 1/3, और ये जो आर नॉट है दिस इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियर रेडियस है वो मास नंबर पे डिपेंड कर रही है ए पे, पर वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि जेड पे वो कभी भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और यहाँ पे से कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, जैसे आपको 2 मास नंबर दे दिए जाएंगे तो रेडियस का रेशियो पूछा जाएगा, तो आप इजीली निकाल सकते हो ना, क्योंकि जब आप रेशियो निकालोगे तो आर नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, एक नंबर का कोई एमसीक्यू आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो मेरा न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, और प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है, उनपे तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो जो मेरे प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स तो पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करता है, तो ये तो रिपेल करने चाहिए थे, पर ये जो न्यूक्लियस है ये तो बड़ा स्टेबल है, बड़े शांति से बैठा हुआ है ना, तो ऐसा आखिरकार क्यों होता है, तो ऐसा है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स है, हम लोगों ने फिजिक्स क्लास 11th में 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे, उसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स होता है वो यही न्यूक्लियर फोर्स होता है। और ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है, जो कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहा है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो कॉम्बिनेशन है उनको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, एंड इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसीलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगना चाहिए था इन दोनों के बीच में, वो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को भी क्या कर दिया है, आउटशाइन कर दिया एक तरीके से। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द न्यूक्लियर फोर्स। क्या ये चीज क्लियर है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, शॉर्ट रेंज का है, अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव नेचर का ही है, तभी जाके इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि एकदम बहुत ही ज्यादा पास पास आ जाएंगे, तो उस केस में ये रिपल्सिव नेचर का हो जाता है। ठीक है, अगर हम प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करें, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करें, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें, इन सब में सेम न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, चलो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली एक ऐसी यूनिट है जिसका हम यूज कर रहे हैं टू मेजर और टू पुट या फिर लिखने के लिए ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑफ द मास ऑफ द एटम। ठीक है, देखो जो एटम है वो बहुत छोटा है, सभी को पता है। अब ये एटम बहुत छोटा है तो इसको मैं ग्राम में नहीं लिख सकती हूँ ना, ग्राम में तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी। सिमिलरली जो हमारा किलोग्राम है उसमें भी बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो ये एटॉमिक मास यूनिट में हम क्या ले लेते हैं, हम एक सर्टेन वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, वो सर्टेन वैल्यू को ही हम आगे यूज करते हैं। जैसे कि बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि इट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ठीक है, और कार्बन 12 का जो मास है हम कैसे निकालते हैं, सो इसका जो मास नंबर है वो कितना है 12, एंड इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये है बेसिकली एक एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर मैं कह रही हूं कार्बन का मास 12 है, ठीक है, तो मैं 12 ग्राम की बात नहीं कर रही हूं, है ना, मैं 12 एटॉमिक मास यूनिट की यहाँ पे बात कर रही हूं। और एक एटॉमिक मास यूनिट में कितना किलोग्राम है, तो इतना किलोग्राम है। ठीक है, तो एक हमने ऐसी यूनिट ले ली है जिसका हम यूज कर रहे हैं जो एटम का मास है उसको मेजर करने के लिए, क्योंकि एटम का मास बहुत छोटा होता है। तो एक यूनिट हमने यहाँ पे ले ली है। वैसे अब इसको AMU नहीं लिखते हैं, सिंपली स्मॉल यू से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो अब मास डिफेक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो हमने कहा न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स भी है न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो जब हम इन न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास करते हैं ना, सारे न्यूक्लियॉन्स को हमने ले लिया, उनका टोटल मास जब आपने कर दिया तो वो हमेशा ज्यादा आता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो यानी कि कुछ यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, वो जो डिफरेंस है उसी को हम मास डिफेक्ट कह दे रहे हैं। यानी कि जब आप टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन कर रहे हो तो वो मास ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही हैं तो कुछ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये जो डिफरेंस है यही मास डिफेक्ट कहलाता है, और ये मास डिफेक्ट की वजह से ही बाइंडिंग एनर्जी एग्जिस्ट करती है। हमने रिलेशन पढ़ा है ना, E = mc² आइंस्टाइन का। तो यहाँ पे अगर मास डिफेक्ट एग्जिस्ट करेगा
तो यानी कि यहाँ पे एक एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी जो कि हमारी बाइंडिंग एनर्जी है, और ये बाइंडिंग एनर्जी क्या कर रही है, न्यूक्लियॉन्स को बाइंड कराने का काम कर रही है। तभी तो मतलब बेसिकली ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है एक दूसरे से। किस वजह से है, एक तो हमने कहा न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो जो एनर्जी यहाँ पे एक्ट कर रही है वो एनर्जी क्या है, एनर्जी एक तरीके से वर्क डन होती है ना। सो ये वर्क डन कौन कर रहा है, ये वर्क डन फोर्स ही करता है हमेशा। कौन सा फोर्स कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्स कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी समझ में आई, मास डिफेक्ट समझ में आया। तो मास डिफेक्ट का देखो फॉर्मूला क्या होगा, मैंने कहा जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन है वो हमेशा ग्रेटर आ रहा है देन दी मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, दोनों को जब आप माइनस कर दोगे तो आपको मास डिफेक्ट मिल जाएगा। अब देखो मास ऑफ न्यूक्लियॉन में कैसे निकालूंगी, मैंने कहा आप मास ले लो प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, फिर यहाँ पे मास ऑफ जो न्यूक्लियस है उसको आप माइनस कर दो। प्रोटॉन्स का नंबर कैसे पता चलता है, एक प्रोटॉन का जो मास है वो कुछ है, टोटल नंबर में देखूंगी ना कि कितने प्रोटॉन्स है, फिर मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो कितने प्रोटॉन्स होते हैं, हमने कहा जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो Z इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन में लूंगी प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, हमने कहा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर आपको करना पड़ेगा। तो A माइनस Z आ गया और यहाँ पे मास ऑफ दी प्रोटॉन, ठीक है, माइनस मास ऑफ दी न्यूक्लियस, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे रहता है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको एटॉमिक मास गिवन है ना, तो वहां पे आपको क्वेश्चन में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी गिवन रहेगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये वाला फॉर्मूला फिर अप्लाई करना पड़ेगा कि एटॉमिक मास जो होता है ना, देखो एटॉमिक मास यानी कि पूरे एटम को आपने कंसिडर कर लिया है, यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को भी कंसिडर करा है। तो एटॉमिक मास होगा मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको मास ऑफ न्यूक्लियस चाहिए, इस फॉर्मूले में तो सिर्फ मुझे मास ऑफ न्यूक्लियस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक मास माइनस द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं जितना एटॉमिक नंबर है, तो Z इंटू ME आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे पुट कर लोगे, अपनी कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। तो ये तो मास डिफेक्ट है। अब आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने कहा E इक्वल्स टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, हम इसको चेंज कर देते हैं एटॉमिक मास यूनिट में ही। और हमने कहा एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट में कितना किलोग्राम होता है, इतना किलोग्राम होता है, अभी हमने देखा, ये मैंने पुट कर दिया। C की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। तो ये इतनी एनर्जी आ गई है जूल में, पर हम जब भी अभी कैलकुलेशंस भी करेंगे तो हम जूल में नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी जूल एनर्जी होती है, ठीक है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो उसी से आप डिवाइड कर दो, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गया। 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, मेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कई बुक्स में आपको 931.5 भी गिवन रहेगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मोस्टली हम इसी को ले लेते हैं कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट अगर मास डिफेक्ट है तो एनर्जी कितनी है, इतनी। तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी आप टोटल मास डिफेक्ट निकालोगे, ठीक है। टोटल मास डिफेक्ट आपका एटॉमिक मास यूनिट में ही आएगा जब आप कैलकुलेशंस करोगे। तो हमने कहा एक एटॉमिक मास यूनिट मास डिफेक्ट के लिए एनर्जी इतनी है। तो अगर जो भी आपका मास डिफेक्ट आया है उसके लिए निकालनी है तो आप टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, आप 931 से मल्टीप्लाई करा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ में आ गई बात। चलो अब बाइंडिंग एनर्जी तो आपको समझ में आ ही गया। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जिसकी वजह से जो मेरे न्यूक्लियॉन्स हैं दे आर बाइंड टुगेदर, है ना, वो साथ में मिलजुल के रह रहे हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इट इज द एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड रहती है दो न्यूक्लियॉन्स को दूर करने के लिए, सो दैट उन दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शन ना रहे। ये भी डेफिनेशन हमारी बाइंडिंग एनर्जी की ही है। देखो ये डेफिनेशन भी अभी मैंने आपको क्या कहा कि इट इज बेसिकली द एनर्जी विच इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन। और ये वर्क डन कौन कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ही तो लग रहा है ना सारे न्यूक्लियॉन्स के बीच में। सो इट इज द वर्क डन विच इज डन बाय दिस न्यूक्लियर फोर्स, सो दैट जो भी मेरे न्यूक्लियॉन्स है यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में ये बाइंड रहे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा अभी हमने देख लिया। अगर आपकी जो एनर्जी है आप जूल में निकालना चाह रहे हो तो आपका फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। उस केस में आप जो मास है वो एटॉमिक मास यूनिट में नहीं लोगे, आप यहाँ पे किलोग्राम में लोगे। बट मोस्टली जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें डेलम हम एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में लेते हैं। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होगी, यानी कि एक न्यूक्लियॉन के लिए हम बात कर रहे हैं ना,
एक न्यूक्लियन को अगर मुझे निकालना है न्यूक्लियस से तो मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसके लिए हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देंगे, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होता है, हमारा मास नंबर होता है, तो हमने मास नंबर से डिवाइड कर दिया हमारी बाइंडिंग एनर्जी को। ठीक है, सो बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाली, जब आपने उसको मास नंबर से डिवाइड कर दिया तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल गई। क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी दो न्यूक्लियस दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सिर्फ आप बाइंडिंग एनर्जी नहीं निकालोगे, आप निकालोगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो कि कैसे निकालेंगे हमने देख लिया। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा आ गई वो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल, जो कि सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, आयरन के लिए होती है, जो अभी हम ग्राफ में भी देखेंगे। तो ये जो ग्राफ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इधर पे आ जाऊं ग्राफ पे, ठीक है, दिस इज द ग्राफ। अब देखो इस ग्राफ में क्या क्या चीजें आपको समझनी है। सो ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में। ठीक है, तो यहां पे जब हम देख रहे हैं छोटे न्यूक्लिया इधर पे है ना, तो वैल्यू क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, कम है। जैसे जैसे हमारे पास बढ़ रहा है मास नंबर तो ये वैल्यू भी बढ़ती है, और यहाँ पे कुछ पे आपको पीक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हीलियम पे, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, सल्फर पे, यहाँ पे आपको पीक्स देखने को मिल रहे हैं। और ये पीक्स आपको क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। देखो यहाँ पे जब आप 6C12 इसकी बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 6 प्रोटॉन्स है, 12 - 6 6 ही न्यूट्रॉन्स है, इवन नंबर है, इक्वल भी है। आप ऑक्सीजन पे आ जाओ, 8O16 8 प्रोटॉन्स 8 ही न्यूट्रॉन्स, तो इवन नंबर है और ये नंबर जो है इक्वल है। तो इसीलिए ये वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं ना ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू जो भी इनके आसपास वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको पीक्स देखने को मिलते हैं। अब जो मेरे छोटे वाले हैं है ना, ये देखो ड्यूटेरियम मैंने ले लिया, ट्राइटियम ले लिया, इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। मैंने कहा जिनके लिए कम होगी वैल्यू अनस्टेबल होंगे, तो विच मींस ये अनस्टेबल है। ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, ये फ्यूजन करते हैं। तो जो भी मेरे छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं उनमें होता है फ्यूजन, ताकि ये क्या बना दे, मोस्टली ये हीलियम बनाते हैं, क्योंकि हीलियम अगर ये बना देंगे तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो छोटे न्यूक्लियाई हैं उनमें क्या होता है, हमने कहा फ्यूजन। अब देखो यहाँ पे पीक वैल्यूज तो हमने देख ली, फिर हमने क्या कहा, यहाँ पे जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही रह रहा है, बट थोड़ा सा इंक्रीज तो कर रहा है, इंक्रीज करेगा और एक एलिमेंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है जो कि है आयरन, और आयरन के लिए मैक्सिमम वैल्यू है, अभी भी हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, ऑलमोस्ट ये होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी वैल्यू होती है आयरन के लिए, एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियर किसका है पूछा जाता है, आयरन का है। अब इससे फर्दर जब आप मास नंबर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू घटती जाती है, यानी कि अब जो मेरा न्यूक्लिया है वो अनस्टेबल होता जा रहा है, वैल्यू देखो घट रही है। और इस साइड पे जब हम आते हैं ना, इनका मास नंबर बहुत ज्यादा है, इनका एटॉमिक नंबर भी बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे देखो यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा, और प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है ना वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, तो इनका जो न्यूक्लिया है वो काफी अनस्टेबल होता है। तो ये भी क्या चाहते हैं, ये भी तो स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज होना चाहते हैं ना, तो ये बड़े बड़े न्यूक्लियाई हैं, तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं, तो इनका जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल हो जाता है। और उसके लिए यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। फिजन समझे ना, टूट रहे हैं, एक हैवी न्यूक्लियाई है वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट रहा है, यहाँ पे होगा फ्यूजन क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, तो ये आपस में कंबाइन करेंगे, जुड़ेंगे और ये बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। दोनों को ही क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ये स्टेबल तब हो रहा है जब ये निकाल रहा है, ये स्टेबल तब हो रहा है जब ये जुड़ रहा है। बात समझ में आ गई, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे समराइज करके लिखा हुआ है। ठीक है, लोकल पीक वैल्यूज आपको मिल रही हैं, इनके लिए क्यों मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, ये स्टेबल न्यूक्लियाइज है। ठीक है, एज कंपेयर टू बाकी उनमें इवन नंबर नहीं है तो वो काफी अनस्टेबल है। ठीक है, ये बाकी सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आ जाते हैं न्यूक्लियर फिजन में। न्यूक्लियर फिजन होता कैसे है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखो न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा, एक न्यूट्रॉन जो है बम्बार्ड करा जाएगा इस न्यूक्लियाई पे। ठीक है, जैसे यूरेनियम का है, ये सारे हमारे रेडियो एक्टिव भी होते हैं, तो हमने यूरेनियम के न्यूक्लियाई पे बम्बार्ड कर दिया इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पहली बात स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर ये फास्ट मूविंग है तो ये बिना फिजन करे ही चला जाएगा, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जैसे इस पे पड़ा
तो इसका फिजन हो गया, इसका फिजन होगा तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई में चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन इस पे पड़ा, तो ये बेरियम और क्रिप्टन के न्यूक्लियाई में टूट गया। इसके साथ साथ यहाँ पे 3 जो न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, बाकी जो यूरेनियम एटम्स है उनका फिजन करेंगे, ठीक है। अब ये फिजन करते जाएंगे तो क्या होगा, एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाती है। देखो ये चेन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि इसने देखो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करे। ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, ये और 3 यूरेनियम एटम का फिजन करेंगे, फिर से फिजन होगा तो 3 और न्यूट्रॉन्स बनेंगे, फिर वो और 3 यूरेनियम एटम्स का फिजन करेंगे। तो ऐसे करते करते एक चेन बन जाएगी, यानी कि न्यूट्रॉन्स इतने सारे बन जा रहे हैं कि ये एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जा रही है। हमें ये नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि इसकी वजह से धमाके हो सकते हैं, हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक आध न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करा देते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल रॉड्स का। तो ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कराते हैं। और कैसे कराते हैं, ये कुछ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सो दैट एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यहाँ पे ना हो। तभी हमने देखो यहाँ पे इस वाले न्यूट्रॉन को लॉस्ट लिख दिया, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब करा दिया गया, ठीक है। आई होप यार ये जो बेसिक प्रोसेस है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इधर पे आओ, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के। ये जो हम कह रहे हैं ना न्यूक्लियर फिजन, इसका हम लेजिट यूज करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन का यूज हम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले फ्यूल है, यानी कि जिसका फिजन होगा, जो कि मोस्टली हम यूरेनियम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है मॉडरेटर। मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं बिना फिजन कराए चले जाएंगे, तो आपको स्पीड कम करनी पड़ती है, उसके लिए आप मॉडरेटर का यूज करते हो, जो कि ग्रेफाइट होता है या फिर हैवी वाटर। हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ये आपको पता है, ठीक है। फिर एक प्रोटेक्टिव शील्ड यूज करी जाती है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं। सो वो जो रेडिएशंस हैं वो बाहर को ना चले जाए, इसीलिए हम एक प्रोटेक्टिव शील्ड का यूज करते हैं। मोस्टली कंक्रीट की वॉल्स हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। फिर है कंट्रोल रॉड्स। तो ये C फॉर कंट्रोल, C फॉर कैडमियम, ये कैडमियम की बनी होती है। इनका काम क्या है, हमने कहा जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जा रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने का, सो दैट एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यहाँ पे हो, ठीक है। उसके बाद हम कूलेंट का यूज करते हैं, क्योंकि जब फिजन हो रहा है तो हमने कहा देखो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। अब एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होगी तो कुछ धमाके भी हो सकते हैं, है ना। तो एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज ना हो, बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो जा रही है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम कूलेंट्स का भी यूज करते हैं। तो जो एक्सेस हीट है वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि हैवी वाटर, अगेन ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या फिर लिक्विड सोडियम का हम यूज करते हैं, सो दैट जो एक्सेस हीट है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो आई होप यार बेसिक प्रोसेस जो है आपको समझ में आ गया होगा, वही चीज मैंने यहाँ पे भी मेंशन करी हुई है। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इनमें हम जो कह रहे हैं ना इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका हम यूज कहाँ कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूज करते हैं। ये जो हमारे पास हीट जनरेट हो रही है, ये क्या करती है, ये वाटर को स्टीम में चेंज करती है। ये जो स्टीम है इसको यूज करते हैं हम टरबाइन को रोटेट कराने के लिए, तो फिर वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूज करते हैं, हम न्यूक्लियर स्टडी में भी ऑब्वियसली इन सब का यूज करते हैं, सो एंड सो, ठीक है। तो ये है हमारा डायग्राम, दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। और क्या वर्किंग है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है, और क्या इसके कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो भी मैंने आपको शो कर दिया है। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन एज इट इज आप लोग लर्न कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अब आ जाते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो फ्यूजन में क्या होगा, हमने कहा जुड़ेंगे। तो छोटे छोटे जो लाइट न्यूक्लियाइज हैं वो बेसिकली जुड़ रहे हैं, एक वो बड़ा न्यूक्लिया यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम छोटे छोटे हैं, ये आपस में जुड़े तो इन्होंने क्या बनाया, हीलियम। हीलियम क्यों बनाया समझे ना, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज होना चाहते हैं, तो इसीलिए इनमें फ्यूजन हो गया और ये एक स्टेबल न्यूक्लियाई बना बैठे, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, प्लस एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज होती है। अब आप सोचोगे कि एनर्जी तो बहुत कम है, पर जब आप कंपेरेबल मासेस के लिए देखोगे ना, यानी कि आप देखोगे एनर्जी पर यूनिट मास, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर फिजन। अभी तक एज सच कोई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर यहां नहीं बन पाया है अर्थ पे, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए ना क्या जरूरी होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। देखो दो न्यूक्लियाई आपस में आके जुड़ रहे हैं, अब दोनों न्यूक्लियाई तो रिपेल करेंगे ना, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपल्शन को दूर कराने के लिए हमको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से जब ये भिड़ेंगे तभी जाके यहाँ पे फ्यूजन हो पाएगा। तो इसीलिए अर्थ पे एज सच अभी तक उतना पॉसिबल नहीं है, बट सन में
सन की ये जो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है किस वजह से, क्योंकि सन में न्यूक्लियर फ्यूजन ही हो रहा है, जितने हमारे स्टार्स हैं उन सब में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, इसीलिए वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी ज्यादा है या फिजन में, तो बच्चे कहते हैं यहाँ पे तो बहुत कम है, तो विच मींस यहाँ पे कम होगी, पर नहीं, एनर्जी अगर आप कंपेरेबल मासेस के लिए देखोगे, पर यूनिट मास देखोगे, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू द फिजन, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो कंडीशंस हम लोगों ने देख ली है, सन में होता है, बाकी जितने स्टार्स हैं उनमें भी फ्यूजन होता है, ठीक है। तो देखो रिएक्शन क्या हो रही है सन में, तो ये दोनों क्या है, ड्यूटेरियम, ये कंबाइन कर रहे हैं, ट्राइटियम बना रहे हैं, और ये तो हमारा बेसिक हाइड्रोजन है। यहाँ पे 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है। इस केस में हमने कहा ये जो ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, आपस में जुड़ रहे हैं, और ये क्या बना रहे हैं, हमने कहा हीलियम, और इसके साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और इतनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो एक ये रिएक्शन आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, कई बार आ जाती है, तो एटलीस्ट यू शुड नो वन रिएक्शन, ठीक है। तो जो इधर पे मैंने लिखी थी वो एक ही आप यहाँ पे लर्न कर सकते हो, और फ्यूजन वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो ये चैप्टर भी हमारा होता है खत्म। लास्ट पे आ जाते हैं जो कि है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बहुत लेंथी चैप्टर ये है नहीं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं हमें पता है, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ना ही कंडक्टर की कैटेगरी में आ रहे हैं, ना ही इंसुलेटर, यानी कि बहुत अच्छे कंडक्टर भी नहीं है पर बहुत बुरे कंडक्टर भी नहीं है, बीच की कहीं इनकी कंडक्टिविटी है, यानी कि बहुत ही स्लोली और बहुत ही कम करंट को ये कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी है, इंसुलेटर्स में जो कंडक्टिविटी है बेसिकली वहां पे तो है ही नहीं, और सेमीकंडक्टर्स में जो है इसको हम बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। बैंड थ्योरी क्या कहती है कि हमारे पास ना 2 बैंड्स होते हैं, ठीक है, एक मेरे पास होता है वैलेंस बैंड और दूसरा है मेरे पास कंडक्शन बैंड। हर एक सब्सटेंस में, चाहे आप कंडक्टर ले लो, इंसुलेटर ले लो या सेमीकंडक्टर, उसमें 2 बैंड्स हैं। वैलेंस बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के, वैलेंस शेल हमारी आउटर मोस्ट शेल, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड में होते हैं। जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी जाके कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे जो कंडक्टर्स हैं उसमें तो ये बैंड्स ओवरलैपिंग हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जा रहा है, इलेक्ट्रॉन में तो कंडक्टर में तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी है, तो यहाँ पे जो बैंड है ना ये ओवरलैपिंग बैंड होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से चला जाता है हमारे कंडक्शन बैंड में। जबकि हम इंसुलेटर की बात करें तो ये जो वैलेंस बैंड है, ये जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड बेसिकली एम्प्टी बैंड है, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी जाके कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा एनर्जी गैप है कि यहाँ जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं उनको इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती है। अगर उनको इतनी एनर्जी मिल ही नहीं रही है तो ये ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, और अगर ये ऊपर नहीं जा पाएंगे तो यहाँ पे कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। फिर हम बात करते हैं इधर पे विच इज आर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है ना वो थोड़ा सा ही होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिलेगी, ये चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब देखो 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये जो सेमीकंडक्टर है ना ये भी एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है ना, दिस इज द थर्मल एनर्जी, यानी कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर की वजह से इनमें मूवमेंट हो रहा होगा। तो वो टेम्परेचर की वजह से इनको एनर्जी मिल रही है जिसको हम थर्मल एनर्जी कह रहे हैं। 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिली ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी नहीं मिली तो ऊपर नहीं जा पाए, अगर ऊपर नहीं जा पाए तो कंडक्टिविटी नहीं देखने को मिली, यानी कि 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्मल एनर्जी है ही नहीं। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि रेजिस्टिविटी घटती है, विच इज ऑपोजिट ऑफ द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में हमने क्या कहा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटती है, यानी कि रेजिस्टिविटी बढ़ती है ना कंडक्टर्स में, पर यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको थर्मल एनर्जी चाहिए, तभी जाके वो मूव कर पाएंगे हमारे कंडक्शन बैंड में। बेसिक बात समझ में आ गई। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, सब कुछ आपको नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो बैंड थ्योरी समझ में आ गई। अब आ जाते हैं होल प्रिंसिपल पे। अब देखो क्या होगा, हमारे पास अगर मैं कोई भी एक सेमीकंडक्टर बना दूं, सेमीकंडक्टर्स क्या है हमारे पास, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे हमारे सेमीकंडक्टर्स है। तो जो हमारा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये आते हैं 14th ग्रुप में, ये हमको पता है 14th ग्रुप में आएंगे, यानी कि आउटर मोस्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें पता है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने कहा ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ये तो वैलेंस बैंड में है, ठीक है, ये वैलेंस बैंड में बैठे हैं, ये इलेक्ट्रॉन उछल के चला गया कहां, कंडक्शन बैंड में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से कोवलेंट बॉन्ड से टूट के
चला गया ना, तो यहाँ पे तो एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी, खाली जगह। वैकेंसी का मतलब क्या है? खाली जगह, ठीक है। इसको हम एक होल कह देते हैं, क्यों? क्योंकि खाली जगह है यहाँ पे, ठीक है। तो एक छेद टाइप का बन गया, वो उधर पे जगह थी पर वो चला गया, तो एक खाली जगह आ गई, वैकेंसी, जिसको मैंने होल कह दिया। तो ये होता है होल। और ये जो होल होता है ना, इसका चार्ज होता है पॉजिटिव। इसको हम पॉजिटिव नेचर का कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में तो न्यूट्रल था ना, अब इलेक्ट्रॉन उठ के गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो होल को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। होल का जो मूवमेंट होता है ना, वो ऑपोजिट टू दी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि होल इस डायरेक्शन में मूव करेगा अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो होल का जो मूवमेंट है वो होता है करंट के मूवमेंट के साथ ही, यानी कि होल इधर को मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन भी यही है। इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव करेंगे और एनीवे हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट ही हमारा करंट भी फ्लो होता है, ठीक है। तो होल प्रिंसिपल समझ में आया। बेसिकली इट इज अ वैकेंसी जो कि जनरेट हो रही है हमारे वैलेंस बैंड में, जब हमारा इलेक्ट्रॉन चले जा रहा है कंडक्शन बैंड में कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ के, ठीक है। चलो, होल प्रिंसिपल भी हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इधर पे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो हमारे पास दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है कि ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी कि आपने इसमें डोपिंग नहीं कर रखी है। डोपिंग का मतलब है कि आप एक इम्प्योरिटी को डाल रहे हो। इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप धूल मिट्टी लाके डाल दे रहे हो, नहीं। इम्प्योरिटी का मतलब है कि आप कोई अलग सब्सटेंस डाल दे रहे हो। जैसे सिलिकन है तो सिलिकन में आप कुछ और डाल दे रहे हो, यानी कि कोई 13th ग्रुप का एलिमेंट या 15th ग्रुप का एलिमेंट डाल दे रहे हो। उस प्रोसेस को हम डोपिंग कह देते हैं, यानी कि इम्प्योरिटी ऐड करना, ठीक है। अगर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, प्योर है आपका सेमीकंडक्टर, यानी कि सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स है उसमें या सिर्फ जर्मेनियम के एटम्स हैं, उसको हम प्योर सेमीकंडक्टर कह देते हैं। इम्प्योर में, इम्प्योर को हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। एक्स का मतलब एक्सट्रिंसिक, यानी कि जैसे कहते हैं ना एग्जिट ले लो, यानी कि बाहर। तो यहाँ पे सिलिकॉन या जर्मेनियम के अलावा कुछ और डाल दिया, तो हम 13th ग्रुप की इंप्योरिटी भी डाल सकते हैं और हम 15th ग्रुप की भी डाल सकते हैं। अगर आपने 13th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट डाला है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो उसको हम एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इन सबको आपने अगर डाल दिया है तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। इधर पे आ जाते हैं एन टाइप, यानी कि अगर आपने 15th ग्रुप की कोई इंप्योरिटी डाली है तो उस केस में उसको हम एन टाइप कह देते हैं। और यहाँ पे 15th ग्रुप के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो इसको हम पेंटा, पेंटा किसके लिए आता है? 5 ना, तो इसको हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कह देते हैं, ठीक है। अब दोनों ही केस में क्या अलग होगा, क्या डिफरेंस होगा, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, आई होप यार वो आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। इधर पे आ जाओ, ये तो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, ये तो प्योर था, सिर्फ सिलिकॉन है। अब मैंने कहा कि मैंने सिलिकॉन के साथ डाल दिया 15th ग्रुप का एलिमेंट, यानी कि मैंने फास्फोरस डाल दिया, तो मैंने क्या कहा? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर देंगे। देखो 4 ने तो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर दी, पर एक यहाँ पे बच गया जो कि मेरा क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है कंडक्शन बैंड में और मुझे कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। ऐसे ही मैंने बहुत सारे फास्फोरस एटम्स को डाला होगा ना, तो यानी कि उतने ही मेरे पास क्या होंगे? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। किसमें? हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर में। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी में होल होंगे। कैसे होंगे होल? हमने कहा होल तो तभी बनेगा जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करके ऊपर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक होल आ जाएगा। तो है तो होल भी, पर होल का नंबर कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर ज्यादा है और इनका नंबर कम है होल का। तो यहाँ पे होल क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं पी टाइप में। पी टाइप में क्या होगा? हमने कहा कि आप इसमें 13th ग्रुप की इंप्योरिटी डाल रहे हो, यानी कि सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर पाएंगे, एक तो खाली बैठ गया, एक तो यहाँ पे है ही नहीं उसके पास और इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि यहाँ पे तो पहले से ही वैकेंसी जनरेटेड है, यानी कि यहाँ पे होल्स बहुत सारे होंगे। सिमिलरली देखो और भी मैंने एल्यूमिनियम डाले होंगे तो उतने ज्यादा होल्स होंगे। अब बताओ यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो गया? होल। माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी तो यहाँ पे से निकलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे फ्री होंगे।
तो माइनॉरिटी में कौन है? हमने कहा माइनॉरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और मेजॉरिटी में कौन है? होल्स, क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग हो ही नहीं पाई, इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे होल्स पहले से ही जनरेटेड थे। ठीक है, अब देखो करंट हमारा कैसे फ्लो हो रहा है, थोड़ा सा मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो करंट कैसे फ्लो होगा, सबसे पहले मैंने कहा आप प्योर और इम्प्योर दोनों का समझ सकते हो, सेम चीज है। देखो हमने कहा ये कंडक्शन बैंड है, ये सब जो है ये वैलेंस बैंड में बैठे हुए हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन जंप करा, ऊपर चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चला गया, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मूवमेंट की मान लो ये है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा। यहाँ पे हमने कहा होल जनरेट हो गया, होल पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स तो अट्रैक्ट होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके यहाँ आ गया, तो ये वैकेंसी तो फिल हो गई, पर यहाँ पे वैकेंसी आ गई ना, क्योंकि यहां से उठ के यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे होल आ गया। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे चला गया, यहाँ की वैकेंसी तो फिल हो गई, पर यहाँ पे फिर वैकेंसी आ गई। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हो रहा है। होल का मूवमेंट कैसे हो रहा है? होल का मूवमेंट इधर हो रहा है ना, देखो पहले होल यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, तो यानी कि होल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो करंट जो है दोनों के मूवमेंट की वजह से जनरेट होगा, होल के भी और इलेक्ट्रॉन के भी। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप चाहे वैलेंस बैंड में देख लो, आप चाहे कंडक्शन बैंड में देख लो। और होल्स कैसे मूव कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में, और होल्स जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी होगा। सेम चीज कहां आकर करेगी? हमारे इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स में भी। ठीक है, तो इस तरीके से करंट जो है हमारा सेमीकंडक्टर्स में फ्लो होता है। अब आपको आई होप यार एन टाइप पी टाइप तो समझ में आ ही गया है। जो हमारा ये है एन टाइप, ठीक है, ये हमने एन टाइप सॉरी पी टाइप बना रखा है यहाँ पे। तो ये जो पी टाइप है ना, इसको जब अभी हम बनाएंगे फर्दर पी एन डायोड में, तो हम कैसे बनाएंगे? इस तरीके से। क्यों बनाएंगे वो समझो। होल्स पे मैंने कहा कैसा चार्ज है? होल्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए ना, तो इसीलिए ये जो हमारे एक्सेप्टर एटम्स हैं उनमें कैसा चार्ज आएगा? उनमें आएगा नेगेटिव का चार्ज। इसीलिए ये हमने क्या बना दिए हैं? देखो माइनस। ये क्या है? हमारे एक्सेप्टर आयन है जिनमें नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इनके साथ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए होल है ना, होल पे पॉजिटिव तो इन पे नेगेटिव होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम नेगेटिव आयन अंदर से बनाएंगे। और जब हम बात करेंगे एन टाइप की, ठीक है, तो एन टाइप में हमने कहा मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अंदर क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव। इनको हम डोनर एटम भी कहते हैं, यानी कि डोनर आयन। क्यों कह रहे हैं समझे ना, क्योंकि इनके पास क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ये डोनेट कर रहे हैं उस सेमीकंडक्टर को, इसीलिए इनको हम डोनर एटम्स कह रहे हैं। इनको हम क्यों कह रहे हैं एक्सेप्टर? क्योंकि इन बेचारों के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम एक्सेप्टर एटम या एक्सेप्टर आयन कहते हैं। एक्सेप्टर आयन कैसा होगा? नेगेटिव। जो डोनर आयन है हमारा वो होगा पॉजिटिव, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। होल्स को हम ऐसे बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान भी देनी है। तो क्या हो रहा है हमारे पी टाइप में, एन टाइप में? आई होप दिस इज क्लियर। और एनर्जी लेवल अगर पूछा गया, कई बार ये डायग्राम भी पूछ लिया जाता है। जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, हमने कहा एक्सेप्टर एटम है यहाँ पे, तो जो एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के पास होता है। जबकि जब हम एन टाइप की बात करेंगे तो वहां पे क्या है? हमने कहा वहां पे तो डोनर एटम है। सो डोनर एटम का जो एनर्जी लेवल है वो होता है नियर द कंडक्शन बैंड, यहां पे होता है। ठीक है, तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ जाते हैं। डोपिंग क्या है समझ में आ गया ना। डोपिंग का मतलब है इम्प्योरिटी को ऐड करना, यानी कि या तो आप ऐड कर दो ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ये इम्प्योरिटी को ऐड करने का प्रोसेस हमारा डोपिंग कहलाता है। अब आ जाते हैं पीएन जंक्शन पे। हम पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली देखने वाले हैं। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे कोई चीज मिल रही है। तो इस जंक्शन पे जब हमने पी टाइप और एन टाइप को आपस में जोड़ दिया है, तो इसके जंक्शन पे क्या चीज होती है समझो। पी टाइप को ऐसे बनाएंगे हमने कहा था, एन टाइप को ऐसे बनाएंगे, बना दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? जंक्शन पे ये जो मेरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी कौन से हैं? यहाँ पे हमने कहा होल्स है, यहाँ पे हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जंक्शन के पास जा रहे हैं, जंक्शन के टुवर्ड्स जा रहे हैं। तो ये जंक्शन के टुवर्ड्स गए, इनका रिकॉम्बिनेशन हो गया। होल पे पॉजिटिव, इस पे है नेगेटिव, रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो यानी कि अब ना पॉजिटिव वाला बचा ना ही नेगेटिव वाला बचा, रिकॉम्बिनेशन हो गया ना इनका, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पे
जंक्शन के पास जो मेरे आयंस मैंने बना रखे हैं उनके पास देखो कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया इनका, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरे आयंस हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इनके पास तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ही नहीं। तो इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर, जंक्शन के पास वाला। अब देखो यहाँ पॉजिटिव खाली है, वहां नेगेटिव खाली है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी डायरेक्शन कहां से होगी? एन टाइप से पी टाइप की तरफ होगी। जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है हमने कहा वहां पे एक पोटेंशियल भी आता है। इस पोटेंशियल को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर हर एक सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होगा, जैसे सिलिकॉन के लिए अलग होगा, जर्मेनियम के लिए अलग होगा। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये क्या कर रहा है? ये एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये बाकी जितने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ना उनको मूव ही नहीं करने देगा, ठीक है। ये जो होल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनका मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है, क्या यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगा? नहीं। तो जब तक आप इस पीएन डायोड को बैटरी से कनेक्ट नहीं करा देते हो तब तक यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो यानी कि आपको इसको बैटरी से कनेक्ट कराना पड़ेगा और इस प्रोसेस को हम बाइसिंग कहते हैं, ठीक है। बाइसिंग का मतलब क्या है कि बेसिकली आप बैटरी से कनेक्ट करा दे रहे हो, ठीक है। अब बाइसिंग भी दो प्रकार की है, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या है? जब आपने पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, पी पॉजिटिव एन को नेगेटिव से, तो इसको फॉरवर्ड बाइसिंग कह देते हैं। रिवर्स का मतलब है उल्टा कर दो, पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से आप जोड़ दोगे तो उसको हम रिवर्स बाइसिंग कह देंगे, ठीक है। एक पीएन डायोड को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये जो ट्राइंगल बना है दिस इज फॉर पी और ये जो लाइन बनी है दिस इज फॉर एन, ठीक है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि बता दो ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस, तो डिपेंड करता है। अगर मान लो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव 5 वोल्ट तो आपने नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? रिवर्स बायसिंग। अगर मान लो यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो विच मीन्स आपने पॉजिटिव को पी से ही जोड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगी आपकी फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अब जो करंट है बायसिंग में आखिरकार किस प्रकार से फ्लो होगा उसको आप लोग देख लो। तो ये है हमारी फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है नेगेटिव से। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन थे? हमने कहा होल। इधर पे कौन थे? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव रिपेल करते हैं ना, होल पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो ये इससे रिपेल करेगा, ये इससे रिपेल करेगा। अगर ये रिपेल करेंगे तो ये कहां जाएंगे? जंक्शन के टुवर्ड्स जाएंगे। ये जंक्शन के टुवर्ड्स जाएंगे तो विच मीन्स इनका रिकॉम्बिनेशन होगा। तो इनका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इनके रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा। और ये जो करंट फ्लो होगा इसको हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग है ना, तो इसको हम फॉरवर्ड करंट कह देते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उन्हीं की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा मिली एम्पियर में होता है करंट, ठीक है। बट जब हम रिवर्स बायसिंग में आएंगे, अब देखो रिवर्स हो गया, तो यानी कि यहाँ पे होल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मुझे बताओ क्या इनका रिकॉम्बिनेशन होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्या इनका रिकॉम्बिनेशन होगा? नहीं, ये तो जंक्शन के पास जा ही नहीं रहे, ये तो जंक्शन से दूर भाग रहे हैं। तो यहाँ पे इवन ये जो लेयर होती है, ये जो डिप्लीशन लेयर है ये बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो तो दूर भाग रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ जाती है, यहाँ पे उसकी जो विड्थ है वो कम हो जाती है, तो यहाँ पे बेसिकली रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो इधर उधर भाग रहे हैं, तो करंट यहाँ पे जनरेट कैसे होगा? तो यहाँ पे होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट जनरेट। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो माइनॉरिटी में है ना, माइनॉरिटी कौन होंगे? यहाँ पे होल्स है मेजॉरिटी में, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी, तो होल्स होंगे माइनॉरिटी में। जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो तो जंक्शन के टुवर्ड्स जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है ना नेगेटिव से रिपेल करेगा, ये होल है ना ये पॉजिटिव से रिपेल करेगा, तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये जो आप बाइसिंग कर रहे हो, यानी कि जो भी आप वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, आप इसको बढ़ाते जाओ, एक सर्टेन वोल्टेज तक यहाँ पे भी करंट फ्लो नहीं होगा। और वो सर्टेन वोल्टेज क्या है? याद करो, अभी बताया था पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनको मूव ही नहीं करने देता। तो जब तक, देखो ग्राफ पे आ जाओ,
जब तक आप क्या करोगे, पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज नहीं अप्लाई करोगे तब तक करंट ऑलमोस्ट आपका जीरो ही रहेगा। वंस यू रीच दैट पोटेंशियल बैरियर, आपने पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो करंट जो है रैपिडली बढ़ता है। अभी हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो पोटेंशियल बैरियर है अलग अलग होगा। तो जैसे सिलिकॉन के लिए हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट ये होता है, ठीक है। तो आई होप ये ग्राफ समझ में आया। ये बेसिकली हमारे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो इधर पे करंट ले लिया, इधर पे हमने वोल्टेज ले लिया है और ये मिली एम्पियर में आएगा। और यहाँ पे दिस इज द अरेंजमेंट जो हम सेटअप करते हैं। बेसिकली देखो क्या किया है, यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ना, देखो हम बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए हमने पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट लगाया है। पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रखी है, फॉरवर्ड बायसिंग हो रखी है। सीरीज में हमें पता है माइक्रो एमीटर हम लगा देते हैं, पैरेलल में वोल्ट मीटर, सो दैट हम यहाँ पे वोल्टेज भी मेजर करें और हम यहाँ पे करंट को भी मेजर करें, ठीक है। और बस हमने आईवी कैरेक्टरिस्टिक बना दिया। अब मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पे, ये तो आप समझ गए। अच्छा एक और चीज मैं भूल गई थी, वो भी बता देती हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका जो पी टाइप है वो बेटर है या फिर एन टाइप, इन दोनों में से कौन सा सेमीकंडक्टर बेटर है, तो आपका एन टाइप बेटर होता है। क्यों? क्योंकि एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। मोबिलिटी का मतलब पता है ना, कौन कितना आसानी से मूव कर पा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे दिस इज कंसिडर्ड बेटर एज कम्पेयर टू होल्स। होल्स जो है ऐसा समझो जैसे हम मोटे बना रहे हैं इसको, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बना रहे हैं, तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि ये पतला है तो आसानी से मूव करेगा, जो मोटा होता है भाई उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है चलने में। तो इसीलिए जो हमारे होल्स हैं उनमें मोबिलिटी थोड़ी सी कम है, इसीलिए वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। चलो ये मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं वापस से रिवर्स बायसिंग में। मैंने रिवर्स बायसिंग में आपसे कहा माइनॉरिटी की वजह से करंट जनरेट हो रहा है, तो माइनॉरिटी में है ना, कम है वो, उनका नंबर कम है। अगर उनका नंबर कम है तो यहाँ पे करंट भी कम जनरेट होता है। तो यहाँ पे करंट होता है माइक्रो एम्पियर में, यानी कि 10 की पावर -6 एम्पियर। यहाँ पे क्या था, मिली एम्पियर में, यानी कि 10 की पावर -3 एम्पियर। तो यहाँ पे बहुत कम करंट जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे भी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगी, ठीक है। रिवर्स वोल्टेज आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, फिर भी करंट ऑलमोस्ट हमारा बहुत कांस्टेंट रह रहा है, बहुत कम रह रहा है, ठीक है। एक सर्टेन वोल्टेज पे क्या होता है, एक सर्टेन वोल्टेज पे करंट एब्रप्टली बढ़ता है। इस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ये ब्रेक डाउन वोल्टेज पे ऐसा क्या होता है कि करंट रैपिडली बढ़ने लगता है। तो इस ब्रेक डाउन वोल्टेज पे ना जो आपके कोवलेंट बॉन्ड हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं। कोवलेंट बॉन्ड अगर टूटने लगेंगे तो किसका नंबर बढ़ेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। और यहाँ पे करंट किस वजह से जनरेट हो रहा है, माइनॉरिटी की वजह से ही। तो अगर आपका कोवलेंट बॉन्ड टूटा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नंबर बढ़ा, तो विच मींस करंट भी तो बढ़ेगा, क्योंकि उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेशंस फिर होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज देखते हैं, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में हम देखते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सेम चीज यहाँ पे करी है, पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से, एन टाइप को पॉजिटिव, क्योंकि रिवर्स बायस करना है। माइक्रो एमीटर और वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे लगा दिया है करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है, क्योंकि जो वोल्टेज है उसको आपको चेंज करते रहना है, ठीक है। चलो ये सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा, एक बार मैं आपको शो भी कर देती हूँ। जो कुछ मैंने अभी आपको बताया है सब कुछ यहाँ पे नोट्स में मेंशन है, ठीक है। देखो ये फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में लिखा है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये एक ही डायग्राम में दोनों मैंने शो कर दिए। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज, ये हो गया हमारा रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। और नोट्स में हर एक चीज मेंशन है जो कि हमने डिस्कस कर ली है। ये जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज पे कंडीशन हो रही है ना करंट के एब्रप्टली बढ़ने की, इसको हम एवलांचे ब्रेकडाउन भी कहते हैं, और इसको कई बार जीनर वोल्टेज भी कह दिया जाता है। हमारे सिलेबस में जीनर डायोड भी था पहले, पर अभी आप लोगों का डिलीटेड है तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं रेक्टिफिकेशन में। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपका जो एसी है उसको आप डीसी में चेंज कर रहे हो, बस इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। जो डिवाइस ये करेगा उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो अभी हमने पीएन डायोड पढ़ा ना, तो इस पीएन डायोड को मैं एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर सकती हूँ। तो दोनों ही हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन है, तो आ जाओ डायग्राम पे।
तो आप क्या करते हो, जो एसी है उसको इनपुट करते हो, देते हो, तो यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी प्राइमरी कॉइल से आप इनपुट दोगे, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल से आपने जोड़ दिया है एक पीएन डायोड। यहां पे जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं तो एक ही डायोड को हम जोड़ते हैं। फिर यहीं पे हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है। इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होता है, हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पे दो टर्मिनल्स हैं S1 और S2। क्या हुआ, हाफ साइकिल की हम बात करते हैं। एसी की साइकिल आप कैसे बनाते हो, ऐसे ना, दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। हमने पढ़ा है कि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। अब देखो क्या हुआ, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ऑफ दिस एसी, उसमें S1 जो टर्मिनल है वो हो गया पॉजिटिव और S2 हो गया नेगेटिव। तो पीएन डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। P पॉजिटिव से N नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायस है, तो आपको आउटपुट मिलेगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो गया। और रिवर्स बायस में क्योंकि हमने देखा इतना कम करंट फ्लो होता है, तो हम ऑलमोस्ट कंसिडर करते हैं कि नो करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। तो जब ये रिवर्स बायस है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो आपको कोई आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो विच मीन्स हर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही आपको आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, देखो इस तरीके से अगर आप इसको बनाओ, ठीक है, दो वेव आपने ले ली, तो सिर्फ जो आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी उसी में आपको आउटपुट मिलेगा। जो ये नेगेटिव वाली थी ये रेक्टिफाई नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पीएन डायोड है वो हो गया रिवर्स बायस, ठीक है। तो बिफोर रेक्टिफिकेशन एसी इनपुट मेरा ये था और आफ्टर रेक्टिफिकेशन जो मेरा आउटपुट है वो ये है, विच मीन्स यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो एक ही है। डायरेक्शन अगर एक ही है तो विच मीन्स हमें क्या मिल गया, डीसी मिल गया, ठीक है। एसी नहीं है, अब डायरेक्शन चेंज यहाँ पर नहीं हो रही है, तो विच मीन्स एसी को हम डीसी में आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे जैसे हमने बनाया है आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का भी यूज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मर को हमने डिटेल में पढ़ा है, वापस से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये तो हाफ वेव हो गया। अगर आपको पूरी वेव को रेक्टिफाई करना है, विच मीन्स आप चाहते हो, देखो नोट्स में सब लिखा है, ठीक है, तो पढ़ लेना। अगर आप चाहते हो कि ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये भी रेक्टिफाई हो जाए, यानी कि यहां पर भी मुझे आउटपुट मिले, तो आप क्या करोगे, तो आप दो डायोड का यूज करते हो, ठीक है। अब हम फुल वेव को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो हम पीएन डायोड को एज अ फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं। तो दो डायोड आप यहाँ पे यूज करोगे, एक है D1 डायोड, दूसरा है D2 डायोड, ठीक है। सेम चीज है, यहाँ पे से आपने इनपुट दिया, यहाँ पे से आपको लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब देखो S1 S2 दो टर्मिनल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव वाला है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो विच मीन्स ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है ना। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस है, बट D2 तो रिवर्स बायस है ना, क्योंकि देखो इसका जो पी टाइप है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो विच मीन्स जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है पहली वाली, उसमें सिर्फ D1 के थ्रू मुझे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये मेरा क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया ना, तो इसके थ्रू अब मुझे करंट नहीं मिलेगा। बट नेगेटिव हाफ साइकिल में ये हो गया है फॉरवर्ड बायस, तो मुझे नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 के थ्रू आउटपुट मिलेगा। तो चाहे आप पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखो, चाहे आप नेगेटिव के लिए, आपको दोनों में आउटपुट मिल रहा है। पॉजिटिव वाले में इसके थ्रू मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में इसके थ्रू मिल रहा है, दोनों के थ्रू आपको आउटपुट मिल रहा है। और ये सेंटर पे इसीलिए तो मैंने लगाया है, ताकि यहां पे मुझे इसके थ्रू भी मिले और मुझे इसके थ्रू भी आउटपुट मिले, ठीक है। तो सेम वही चीज होगी हर साइकिल के लिए। जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो हमने कहा D1 फॉरवर्ड है तो इसके थ्रू करंट मिल रहा है। जब हम सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो हमने कहा ये तो रिवर्स हो गया, बट D2 फॉरवर्ड बायस हो गया, तो मुझे इसके थ्रू करंट मिलेगा। बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स जितनी होती रहेंगी, सेम प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो विच मीन्स आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जो हाफ साइकिल्स हैं वो रेक्टिफाई हो गई ना। तो आउटपुट में देखो हमें इस प्रकार से बनाना है वेव डायग्राम, ठीक है। क्यों बनाना है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सब यहाँ पे रेक्टिफाई हो गई हैं। तो पीएन डायोड को एज अ फुल वेव रेक्टिफायर अगर यूज करना है तो दो डायोड यूज करने हैं, अगर एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करना है तो हमें सिर्फ एक डायोड का यूज करना है, ठीक है। तो बस यार यहाँ पे आप डायग्राम देख लो और ये चैप्टर भी हमने कर दिया है खत्म। तो पूरी मॉडर्न फिजिक्स हमारी हो गई है कंप्लीट। क्वेश्चंस मैंने यार पहले ही प्रैक्टिस करा दिए हैं काफी सारे, तो चैनल पे जाओ और जल्दी से जाके आप लोग सारे लेक्चर्स को देख लो। वन शॉट
मतलब डेरिवेशंस इन वन शॉट अगर आपको चाहिए है तो वो भी मैंने चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। सो यार दैट इज इट। आई होप इस वीडियो से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा, और अगर मिला है तो प्लीज यार लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद इसी चैनल पे हम लोग केमिस्ट्री और मैथ्स की भी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। सो हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम।